अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िया खालिद है। मैं आईबीए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इस्लामिक फाइनेंस का सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और आज का जो मौजू है या टॉपिक है वो है डिपॉजिट साइड ऑफ एन इस्लामिक बैंक, या जिसे हम लाइबिलिटी साइड ऑफ एन इस्लामिक बैंक भी कहते हैं। लाइबिलिटी साइड में एक्चुअली मेजर कंपोनेंट जो है वो डिपॉजिट पे मुश्तमिल होता है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे। आज का ट्रेनर मैं ही हूँ। और मेरे इस तरह से हमने तरतीब रखी है कि बेसिकली दो ट्रेनर्स होंगे। एक मैं आपसे जो है डिपॉजिट साइट से मुतालिक डिस्कशन करूंगा, और आप बल्कि ट्रेनर ज्यादा है समझ लें, एक लेट्स वी आर हैविंग अ डायलॉग, एक डायलॉग। और शुरू में मोनोलॉग होगा एंड बाद में डायलॉग होगा रिगार्डिंग डिपॉजिट स्ट्रक्चर ऑफ एन इस्लामिक बैंक। और फिर बाद में हमने एक इंडस्ट्री के एक प्रैक्टिशनर को भी बुलाया है, एक दुबई इस्लामी बैंक के हेड ऑफ शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी टू शरिया बोर्ड है। उनको हमने दावत दी है कि वो एफएक्यूज के सिलसिले में खासतौर पे आप लोगों से आपके सवाल जवाब के सेशन के लिए आखिरी आधा घंटा हमने मुख्तस किया है। तो इस तरह से आज की तरतीब है बेसिकली। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर दो अपना अरसान। तो सबसे पहले जो है ना उसमें बेसिकली यानी हम इस बात करते हैं इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। मेरे ख्याल में अरसान आप इसको आगे बढ़ाओ स्लाइड्स को। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी। तो सबसे पहले जो है ना हम बात करेंगे कि प्राइम रोल क्या होता है इस्लामिक बैंक का। तो जैसे कि पहली क्लास में भी बात हुई थी और ये बात दोहराई भी गई है, तो प्राइम रोल जो है वो एक इस्लामिक बैंक का ये होता है कि वो बेसिकली इस्लामिक बैंक इज अ फाइनेंशियल, इट एक्ट्स एज अ। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? कोई बताएगा स्क्रीन में कोई मसला तो नहीं हो रहा? नजर आ रही है क्लियरली? जी सर, नजर आ रही है। चलो ठीक ठीक है, थैंक यू। तो प्राइम रोल ऑफ अ इस्लामिक बैंक ये होता है कि इस्लामिक बैंक बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के तहत एक्ट करता है, वो जो कि बेसिकली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की नीड को मीट करता है कन्वेंशनल में सॉरी जिया एक्चुअली साहब, जी। जिया साहब सॉरी, उमैर बात कर रहा हूँ, उमैर से। सर ये आपका स्लाइड शो में नहीं है, तो इसलिए वो क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही प्रेजेंटेशन की। स्लाइड शो कर दें इसको। अच्छा ठीक है। और सर इसका स्लाइड शो, हाँ बिल्कुल अब सही, अब बेहतर है। जी सर, जी अब बेहतर है सर, थैंक यू। मच बेटर ना, हाँ सही, ठीक है। तो अच्छा, इसमें बेसिकली अगर कन्वेंशनल में अगर आप मॉडल देखें तो क्या होता है बेसिकली कन्वेंशनल में, इसीलिए लोगों का ख्याल होता है कि बैंक्स जो है वो इस्लामिक हो ही नहीं सकते। वो जो प्रीकंसीव नोशन है उसका बेसिक वजह यही है कि बैंक्स, उसमें जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है वो ये है कि बैंक्स और ऑल आर ऑल अबाउट बोरिंग एंड लेंडिंग, यानी बोरिंग और लेंडिंग का काम करते हैं। जबकि इस्लामिक में डेफिनेशन ये है कि इस्लामिक बैंक्स जो है वो बेसिकली दे एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। और वो बेसिकली इस तरह से करते हैं कि जो बोरिंग डेफिसिट यूनिट्स हैं उससे वो यानी सॉरी सेविंग डेफिसिट यूनिट से सेविंग सरप्लस यूनिट्स में ट्रांसफर होता है अमाउंट्स का और फंड्स का। अरसान अगली स्लाइड पे चलिएगा। अरसान नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी नहीं सॉरी, आप आगे चलेंगे जरा पीछे, इससे नेक्स्ट वाली। जी अच्छा, प्रशांत पिछली स्लाइड पे चलिएगा प्लीज। जी बस यहीं रहिए। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करती है जैसे कन्वेंशनल बैंक्स करती है, लेकिन फर्क ये है कि वो रिबा को एलिमिनेट कर देती है और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा, यहाँ जो बात हो रही है ना, ये वो बात हो रही है इंटरनेशनल तनाजुर में, वरना लोकल तनाजुर में तो इस्लामिक बैंक्स जो है सिर्फ कर्ज की बेसिस पे या कर्ज की करंट अकाउंट्स में कर्ज की बेसिस पे और बाकी मुदारबा की बेसिस पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन इंटरनेशनली मिडल ईस्ट वगैरह में वकालतुल इस्तेमार की बेसिस भी जो है सेविंग और टर्म डिपॉजिट स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक्चुअली ये उसका जिक्र हुआ है, ये बैनुल अक़वामी तनाजुर में लिखा गया। और आगे जो है फाइनेंसिंग होती है, जो आगे फाइनेंसिंग की जाती है वो एसेट साइड पे, उसमें वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है तो उसमें मुराबा होगा, इस्तिस्ना होगा, तिजारा होगा, इट कैन बी रनिंग मुशारका। और अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में इजारा होता है और डिमिनिशिंग मुशारका वगैरह होता है।
और इसमें बेसिकली ये डिपॉजिटर्स, ये मुदारबा किया डिपॉजिटर्स इस्लामिक बैंक के साथ, यानी एक रब्बुल माल है और एक आगे शरीक आ गया। उस चीज को थ्रू डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। फर्क ये है कि नीचे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का कंसेप्ट आ जाता है। पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में तो एक्चुअली वकालत इस्तेमार भी होता है। और रीपेमेंट ऑफ फाइनेंसिंग जो है, वंस अगेन उसमें जो है उसमें भी कंसेप्ट ये होता है कि उसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट का कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि अगर वो शिरकत पे है तो इन दैट केस शिरकत के केस में जो है प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर बाकी किस्म के मामला हैं, यानी इजारा वगैरह है, तो उसमें रेंटल की पेमेंट्स होंगी। इस तरह से होगा। आगे चलिएगा अगले स्लाइड पे प्लीज। अच्छा, इस्लामी बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिकली कन्वेंशनल बैंक्स की तरह ही होता है, जैसे यानी दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, फ्रॉम बिजनेसेस, फ्रॉम गवर्नमेंट्स, फ्रॉम फर्म्स, फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और it's not an exclusive exhaustive list. It can be from clubs, it can be from educational institutions, it can be from from anyone, in fact, who is allowed to have a bank account as per the law of the land. और डिपॉजिट के टाइप्स में मेंशन्ड है। डिपॉजिट के टाइप्स कन्वेंशनल की तरह ही इस्लामिक में भी ऑब्वियसली करंट अकाउंट्स होते हैं और सेविंग अकाउंट्स होते हैं, और इसी तरह से टर्म डिपॉजिट वगैरह भी होते हैं। डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट्स अब अगले में हम इसमें बात करेंगे कि इनके स्ट्रक्चर क्या होता है। करंट अकाउंट्स आसान, आप नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा प्लीज। हाँ, करंट अकाउंट्स से बात जहां तक है, तो करंट अकाउंट्स का जो मामला होता है, इसीलिए करंट अकाउंट्स में फर्क बहुत कम नजर आता है कि करंट अकाउंट्स जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की बेसिस में मेंशन्ड होता है सरात के साथ, इट इज कर्ज। अच्छा, यहाँ एक चीज एक्सप्लेन करना जरूरी है कि कर्ज की भी दो टाइप्स हैं। कर्ज की दो टाइप्स हैं। पहला टाइप कहलाता है, अरबिक टर्म है कर्ज इंदो तलब, और दूसरा कहलाता है कर्ज हसना। तो कोई मुझे जवाब दे सकेगा कि जो इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो कौन सा टाइप यूज करते हैं? इज इट कर्ज इंदो तलब और कर्ज हसना? सर कर्ज इंदे तलब। जी बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि कर्ज ऑब्वियसली, क्योंकि कर्ज इंदो तलब इज अ कर्ज टाइप ऑफ कर्ज व्हिच इज पेबल ऑन डिमांड। एग्जैक्टली। हसना तो यार वो हसन से लफ्ज निकला है, डिराइव हुआ है, which means कि वो जो बोरोर है वो अपनी आराम से, मतलब जो उसकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको प्रीपे करेगा। ऑब्वियसली बैंक्स कैन नॉट ऑपरेट इन दैट मैनर, सो इन दैट केस इसमें कर्ज जो होता है, कर्ज इंदो तलब इज द अंडरलाइंग कंट्रैक्ट। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली इसमें क्योंकि जो अमाउंट आप जितना लेते हो उतना ही अमाउंट उसे वापस कर रहे होते हो, तो देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन दिस काइंड ऑफ अकाउंट्स। और ये पैसे को आप एज पर डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें इनफैक्ट बाज बैंक्स ने पहले, इस्लामिक बैंक्स ने कुछ ये भी किया था शुरू में, पाकिस्तान से ज्यादा एटलीस्ट मिडिल ईस्ट वगैरह में, कि उन्होंने उसे अमाना की बेसिस पे किया था। लेकिन फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी कि अमानत की एक्चुअली आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें एक्चुअली उसमें दो राय हैं। एक राय के मुताबिक अमानत में इतनी सख्ती होती है कि अगर आपका अमाउंट जो है, यानी जो अपने करेंसी नोट जो आपने बोरो किया है या आपके पास रखवाया गया है, एग्जैक्टली वही आपने वापस करना होगा। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए फिर इसकी स्ट्रक्चरिंग कर्ज की बेसिस पे हुई है, क्योंकि कर्ज कैन बी यूज्ड। और इसमें इस्लामिक जो है आपको हिस्ट्री से इसमें एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी जिसकी बेसिस पे ये चीजें डिराइव की गई। यानी इसमें सहाबा की एग्जांपल्स भी हैं कि सहाबा में भी ऐसा हुआ है, कुछ सहाबा बाकायदा एग्जैक्टली पूछ लेते थे कि जो आप अमाउंट हमारे पास रखवा रहे हो, ये कर्ज की बेसिस पे रखवा रहे हो या अमानत की बेसिस पे रखवा रहे हो। इस वक्त मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, गालिबन हजरत जुबैर बिन अल्लाम रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है कि वो एग्जैक्टली इस चीज की सराहत से बात पूछते थे कि अगर आप अमानत की बेसिस पे रखवा रहे हो तो फिर उसको एज इट इज रखते थे, और अगर कर्ज की बेसिस पे है तो उसे आगे इन्वेस्ट करते थे, इन्वेस्ट वगैरह कर लेते थे उस अमाउंट को। ठीक है, अगला फिर हम अगले उस पे चलते हैं, अगले स्लाइड्स पे। अब जी, अगला जो पार्ट 2 इसका है वो बेसिकली हम उसमें बात कर रहे हैं वो मुदारबा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगली चीज सही है। अच्छा, इसमें मुदारबा का ये मामला है कि मुदारबा चाहे हमारे सेविंग अकाउंट्स हैं और सेविंग अकाउंट्स हैं या
आपके टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, दोनों जो हैं वो उनकी स्ट्रक्चरिंग जो है मुदारबा की बेसिस पे होती है। तो इसमें इस्लामिक हिस्ट्री में यह है कि आप सल्लल्लाहु जो है खुद भी एज मुदारिब के तौर पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए काम करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु का हज़रत खुदैजा के साथ जो इनफैक्ट मतलब जो शादी तो बाद में हुई, पहले आप सल्लल्लाहु जो है वो हज़रत खुदैजतुल कुबरा के माल जो है उसकी माल तिजारत में मुदारिब थे, यानी मैनेजर थे उसके और आप मुख्तलिफ मार्केट्स में, अब इसमें किस चीज़ का कारोबार था इस पे उलमा में इख्तिलाफ है। एक राय ये है कि गालिबन कपड़े का कारोबार था, एक राय एक कपड़ा भी था और चीज़ों का भी था, जिसको आप सल्लल्लाहु मुख्तलिफ जगहों पे यानी मक्का से बाहर उसकी तिजारत करते थे मुख्तलिफ जगहों पे। एग्जैक्टली इस पे सराहत ज़्यादा नहीं है कि किन जगहों पे आप माल तिजारत लेके गए थे, लेकिन ये उसमें मुदारबा का ये बात उलमा में इसमें इत्तफाक है, तकरीबन इत्तफाक है कि वो मामला मुदारबा का था और उसमें ये कि हज़रत खुदैजतुल कुबरा जो है वो रब्बुल माल थी या प्रोवाइडर ऑफ फंड्स, और आप सल्लल्लाहु जो है मुदारिब या मैनेजर थे। और मुदारबा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पार्टनरशिप होती है बिटवीन टू पार्टीज। एक पार्टी जो है वो बेसिकली प्रोवाइडर ऑफ फंड्स होते हैं, रब्बुल माल जिसे कहते हैं। अच्छा, रब का लफ्ज जो है ना अरबिक में इट मींस प्रोवाइडर बेसिकली, तो रब्बुल माल यानी प्रोवाइडर ऑफ फंड्स। तो इस केस में बैंक से तनाजुर में ऑब्वियसली वो जो बैंक इस्लामिक बैंक होता है वो मुदारिब होता है या फंड मैनेजर होता है, और जो डिपॉजिटर होता है वो रब्बुल माल या प्रोवाइडर ऑफ फंड्स होता है। अच्छा, इसमें हदीस भी है कि हजरत इब्ने अब्बास, अब जिन्हें जो मुफस्सिर कुरान भी कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने रिपोर्ट किया है या इन्होंने हदीस इनसे रिवायत है कि जब उनके वालिद ग्रामी हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मनी देते थे मुदारबा के लिए, वो स्टिपुलेटेड कुछ कंडीशंस कर देते थे कि मुदारिब जो है वो उस पैसे को अक्रॉस सी नहीं करेगा इन्वेस्ट, यानी किसी अलग अक्रॉस सी किसी टेरिटरी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, किसी वैली में नहीं करेगा, या कोई ऐसे एनिमल नहीं खरीदेगा जिसकी सॉफ्ट वैली हो। अगर मुदारिब if Mudarib does any of those acts mentioned, then he is liable. The Prophet heard of this practice and permitted it. ये अल बाक़ी हदीस की किताब है, उसमें मेंशन्ड है हदीस के यानी इस चीज से जो हम अखज़ कर रहे हैं ना बेस बुनियादी तौर पे, वो ये है कि मुदारिब कुछ कंडीशंस लगा सकता है। He can restrict the other party to act in a certain manner, and if the other party does not obey his those stipulations or conditions, then it will tantamount to gross negligence. ठीक है, और नेग्लिजेंस की सूरत में इन दैट केस अगर कोई लॉस होता है तो फिर the मुदारिब will bear the loss. नेक्स्ट स्लाइड अरसान। ठीक है, ये तो वही चीज जो है पहले मेंशन्ड है जो आप बता दी है, लेकिन इसमें एक चीज दो चीजें और हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो इट हैज टू बी एग्रीड, it has to be as per agreed ratio, and in case of mudarba all losses are borne by the rabbul mal. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये वो चीज टाइप्स ऑफ मुदारबा बताए गए कि टाइप्स ऑफ मुदारबा दो तरह के होते हैं। अल मुदारबा अल मुक़य्यदा, which is in English it's known as restricted मुदारबा, और दूसरा है मुदारबातुल मुतलका। ये मुतलका यानी मुतलक, एक्चुअली उर्दू में भी जो लफ्ज मुतलक आया उसी से आया। मुतलका मींस के यानी कुल्ली इजाजत होती है। अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा है कि आप मिसाल के तौर पे कि आपने किसी को फंड्स दिया और आपने कहा कि भाई किसी भी हलाल काम में इन्वेस्ट कर लो, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अगेंस्ट शरिया एंड एज लॉन्ग एट ओबेज द लॉ ऑफ द लैंड, यू कैन इन्वेस्ट इट इन एनी एक्टिविटी। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बेसिकली सारे इस्लामी बैंक्स अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा ही कर रहे हैं। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा वैसे मलेशिया वगैरह में होता है, बल्कि मुझे याद है कि एक जब मैं दुबई इस्लामी बैंक में था तो उस वक्त दुबई इस्लामी बैंक की तरफ से एक मीटिंग अटेंड की थी स्टेट बैंक की, तो उसमें डॉक्टर दाऊद बकर के आगे हमने सजेशन, मैंने ही बल्कि सजेस्ट की थी कि अगर हमें इस्लामी बैंकिंग का क्वांटम इंक्रीज करना है तो वी नीड टू हैव, क्योंकि पाकिस्तान में असल में बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में एक स्टेपुलेशन है कि जो
कंट्रैक्ट्स होंगे, यानी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस पे होंगे, जो है ना आपके डिपॉजिट्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस पे हो सकती है, जहां तक सेविंग और टर्म डिपॉजिट का ताल्लुक है। तो उसमें मेरी सजेशन ये थी कि हम उसमें मिडिल ईस्ट की बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो क्यों नहीं करते, और हम उसमें इजाजत हो जानी चाहिए। अगर अमेंडमेंट बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में लाने की जरूरत है, सो बी इट। हम उसमें इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री थ्रू स्टेट बैंक इस बात को पुश करें, और उसमें वकालतुल इस्तिमार का मॉडल पे भी स्ट्रक्चरिंग हो जाए, क्योंकि उसमें जो बड़े डिपॉजिट्स हैं ना आपके, उन्हें लाना आसान हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको वापडा का डिपॉजिट इंशाल्लाह एक दिन आएगा इस्लामिक बैंक्स के पास, या इसी तरह से आपका एसएसजीसी का है, वापडा है, सिविल एविएशन है, इसी तरह से आपका क्या कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, फौजी के इदारे हैं, ये सारे जो बड़े डिपॉजिट्स होंगे ना, जो कि बिलियंस 30-40 बिलियन के होंगे, ओजीडीसी है, आपका पीएसओ है, इन लोगों को सबको प्री डिटरमाइंड रिटर्न चाहिए होता है। तो इसमें इस्लामिक में हम फिर हमारे हाथ बन जाते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन वकालतुल इस्तिमार में ऑब्वियसली यू कैन डू इट, कोई इशू ही नहीं है। तो उसमें फिर डॉक्टर दाऊद बकर की सजेशन ये थी, उन्होंने कहा ये तो आगे की बात कर रहे हो आप, हम मेरा तो सजेशन ये है कि आप रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा से स्टार्ट करके देखो। आप रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा एटलीस्ट दैट विल बी अ स्टेप फॉरवर्ड। पहले तो आप उस स्टेप पे हो, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जी, ये उसी को एक्सप्लेन किया है कि मुदारबा मुक़य्यदा जो है कि रब्बुल माल में specify a particular business or particular place for the mudarib in which case he shall invest the money in that particular business or place. I think इस पे तो बात हो चुकी है, आगे चलते हैं। फिर ये अनरिस्ट्रिक्टेड की भी बात हो गई कि एज ही डीम्स फिट, बिल्कुल इसकी शरीयत में इजाजत है और पाकिस्तान में होता ही यही है। अच्छा, अब ये कि हम इस पे बात करते हैं रब्बुल माल की अथॉरिटी क्या है, क्योंकि रब्बुल माल को हम जो है हम बाज़-औक़ात ये समझते हैं कि बिल्कुल ही उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सिवाय उससे कि अगर लॉस हो जाए तो वो सिर्फ ये असर्टेन कर सकता है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस है या नहीं। उसे स्लीपिंग पार्टनर समझते हैं, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर टाइप ऑफ वो होता है, लेकिन उसके पास कुछ अथॉरिटी होती है। वो अथॉरिटी है कि ही हैज द अथॉरिटी टू ओवरसी द मुदारिब्स एक्टिविटीज एंड वर्क विद मुदारिब इफ द मुदारिब कंसेंट्स। अगर मुदारिब जो है उसके साथ कंसेंट करे तो वो उसके साथ काम भी कर सकता है। ठीक है, अगला स्टेप, अगली स्लाइड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का मामला क्या होता है मुदारबा में? बेसिकली जो है ना ये मामला होता है कि नेसेसरी है कि अगर वैलिडिटी ऑफ मुदारबा के लिए जरूरी है कि पार्टीज जो हैं, इन्हीं दोनों पार्टीज जो रब्बुल माल है, मुदारिब, दे एग्री एब इनिशियो इन द बिगनिंग, राइट एट द बिगनिंग, के ऑन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट टू व्हिच ईच वन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड। यानी पहले से आपको तय करना होगा कि इतना मुनाफा, यानी मिसाल के तौर पे अगर दो पार्टीज हैं, उमैर शब्बीर साहब हैं और अरसान मलिक साहब हैं, अब इन दोनों साहिबान ने एग्री कर लिया कि हम मुदारबा कर रहे हैं, तो अब हम जो है ना जो भी मुनाफा होगा उसको हम 50-50 कर लेंगे। या इट कैन बी इसी तरह से अगर उमैर शब्बीर साहब हैं और आपके हसीबुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इन्होंने एग्री किया नहीं हम ऐसा करते हैं कि उमैर साहब की स्किल सेट ज्यादा है, तो उमैर साहब विल बी इंटाइटल्ड टू 70% ऑफ द प्रॉफिट। और स्किल सेट के अलावा मतलब इट कैन बी एनी, एक तो रब्बुल माल एक जो है ना वो बेसिकली मुदारिब की इतनी स्किल सेट नहीं है, अगर इन दैट केस हसीब साहब की इतनी स्किल सेट नहीं है अगर, तो और वो असल जो है ना उसमें यानी असल इंपॉर्टेंस आपको लग रही सरमाए की ज्यादा है, तो इन दैट केस फिर इट कैन बी 70-30 एज वेल। It can be any ratio, in fact it can be 99:1 as well, but as long as it is agreed between both the parties initially। और बिल्कुल, तो ये पॉइंट है इसमें, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आपने एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं मेंशन किया तो आप इन दैट केस जो है उसमें आप ये कर सकते हो कि इन दैट केस उसको यानी या तो 50-50 कर लोगे, या फिर मार्केट का उर्फ जो है, या मार्केट का जो ट्रेडिशन है या उर्फ है उसको फॉलो करोगे। तो इन दैट केस द मार्केट प्रैक्टिस और उर्फ विल प्रिवेल, ये चीज होगी। इस्लामिक फाइनेंस में, इस्लाम में उर्फ की या मार्केट प्रैक्टिस की बड़ी इंपॉर्टेंस है।
इसीलिए जैसे इनफैक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन है ना, तो इसमें एक चीज आप नोट करें, आप खैर इस्लामिक बैंकिंग को तो ये बात पता होती है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में जो लोग नए आते हैं उन्हें इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि इस्लाम ने जैसे प्रॉफिट पे कोई कदगन नहीं लगाया हुआ, प्रॉफिट पे कोई कदगन नहीं लगाया हुआ, बल्कि ये है कि in that any profit can be charged as long that profit जो है ना it's with the consent of both the parties. Obviously उसमें कोई coercion का जबर का एलिमेंट नहीं होता, नहीं हो सकता। और उसमें इनफैक्ट ये बात कही गई है शरीयत में कि एक्चुअली ये जो प्राइस है, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये मार्केट फोर्सेस से ही होता है, तो ये मार्केट फोर्सेस होता है। अलबत्ता ऑब्वियसली उसमें कुछ चीजें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मोनोपोलीज को डिस्करेज किया गया है, मोनोपोलीज ना हो, कि मोनोपोलीज ना हो और एक पार्टी मार्केट को डिक्टेट ज्यादा ना करे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एंड में ना हमने ऐसा किया है कि हमने जो ना एंड में रखे हुए क्वेश्चन आंसर्स के सेशन, ये अरसलान आप पीछे जाइएगा जरा, ये प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सही है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपार्ट फ्रॉम द एग्रीगेट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, मुदारिब apart from the aggregate proportion of the profit, the mudarib cannot claim any periodical salary or a fee or remuneration for the work done by him or for the mudarba. Actually देखिए, ये बिजनेस का मामला है ना, तो इसमें जो है मुदारिब जो है वो उस पर कोई पीरियोडिकल सैलरी या कोई फीस और रिम्यूनरेशन काम के नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक्चुअली उसमें ये बिजनेस पार्टनरशिप है, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें वो एक शेयर का इंटाइटल्ड है। बुनियादी तौर पे इसका एसेंस और जिस्ट ही यही है इस मामले का। अच्छा, इसमें ये मुदारिब या रब्बुल माल जो है ना, दे कैन नॉट एलोकेट अ लमसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर एनी पार्टी, नॉर कैन दे डिटरमिन द शेयर ऑफ एनी पार्टी एट अ स्पेसिफिक रेट टाइड अप विद द कैपिटल। यानी ये नहीं हो सकता। देखिए, जो आप ये तय कर सकते हो मुदारिब और रब्बुल माल, यानी मिसाल के तौर पे एमसी इस्लामिक अपने डिपॉजिटर के साथ ये तो तय कर सकता है कि जो भी एक्चुअल प्रॉफिट होगा, उस एक्चुअल प्रॉफिट का हम 50-50 शेयर कर लेंगे, 60-40 कर लेंगे, 90-10 कर लेंगे, जो भी व्हाटएवर। लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि आप उसे ये कह दें कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए माहाना मंथली दूंगा, या मिसाल के तौर पर व्हाटएवर आपका, क्योंकि अगर डिपॉजिट अगर साइज बहुत बड़ा है तो आप उसे लिख के दे दें कि जो है हम आपको इतना ही हम मुनाफा कंफर्म्ड देंगे मंथली, वो फिक्सिंग ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, वो आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसी तरह से आप ये नहीं कर सकते कि उसका जो कैपिटल है उसकी सर्टेन परसेंटेज पे आप कह दो कि आपका जो भी कैपिटल है, मिसाल के तौर पे अगर उसका कैपिटल अगर 1 करोड़ रुपए है, तो आप उससे कहो कि 1 करोड़ रुपए का हम 20% या 10% आपको आपका प्रॉफिट का शेयर होगा। दैट विल अमाउंट टू फिक्सिंग ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज नॉट अलाउड एज पर शरिया। शरिया के ज्यादा देती है, शरिया ये ज्यादा देती है कि जो भी मुनाफा आएगा एक्चुअल, उसको हम इस एग्रीगेट रेशियो के हिसाब से जो कि आपस में पहले से तय होता है उस पे शेयर कर लेंगे। और अगर वो आपने डिफाइन नहीं किया तो फिर 50-50 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टू बी फेयर टू बोथ पार्टीज। और या फिर लास्ट रिजॉर्ट ये भी है कि मार्केट का उर्फ या मार्केट की जो प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, इस तरह से होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्लाइड्स का लॉस का क्या मामला होगा। लॉस का ये मामला होगा कि अगर बिजनेस में इफ द बिजनेस हैज इनकर्ड लॉसेस इन सम ट्रांजैक्शन एंड हैज गेन्ड प्रॉफिट इन some others, the profit shall be used to offset the loss at the first instance, then the remainder if any shall be distributed between the parties according to the agreed ratio। ये उस तनाजुर में बात बताई जा रही है कि अगर कुछ ट्रांजैक्शंस में लॉस हो गया है और कुछ में मुनाफा हो गया तो फिर क्या होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट को इस्तेमाल किया जाएगा कि वो पहले लॉस को ऑफसेट करेगा, और अगर कोई उसके बाद प्रॉफिट बचा तो बचा हुआ प्रॉफिट एज पर एग्रीड रेशियो उसमें पार्टीज के दरमियान तय होगा, जो भी उनके दरमियान रेशियो आपस में डिसाइडेड शुरू से होगा उस रेशियो में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है मुदारबा में नोट करने की, वो ये है कि मुदारबा में बेसिकली जो लॉस होता है हमेशा एज पर इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट के
जो भी इन्वेस्टमेंट का आपस में यानी इन्वेस्टमेंट में जो यानी अगर एक पार्टी ने इसमें तो एक्चुअली सच्ची बात है, मुदारबा में तो एक ही पार्टी ऐसा करती है, तो एक्चुअली इसमें सारा का सारा रबुल माल ही करता है। लेकिन लॉस जो है शिरकत के मामला जो होते हैं उसमें एक्चुअली एज पर इन्वेस्टमेंट रेशो एज पर असूल होता है कि एज पर इन्वेस्टमेंट रेशो होगा। मुदारबा में तो बेसिकली इन्वेस्टर ही सिर्फ आपका रबुल माल है, तो he has to bear the loss, he has to bear the brunt of the loss if it incurs or if it takes space. तो अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा। टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा का ये मामला है कि मुदारबा कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम if a period is fixed in mudarba, then all partners will be responsible for completion of this period. यानी इसमें ये एक उसके कुछ असूल हैं कि टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा कंट्रैक्ट किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। मुदारबा जो है वो किसी भी पॉइंट पर टर्मिनेट हो सकता है, और अगर टाइम पीरियड तय्युन है कि यानी मिसाल के तौर पे अगर उसमें आपने टाइम पीरियड ये दिया हुआ है कि एक यानी 1 साल का एटलीस्ट मुदारबा का पीरियड 1 साल का कम से कम फिक्स पीरियड मेंशन है, तो इन दैट केस फिर 1 साल के बाद ही होगा, वरना अदरवाइज एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और फिजिकल लिक्विडेशन जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली लिक्विडेट करो, एसेट्स को बेचो, बल्कि कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन भी हो सकती है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो डिडक्ट होते हैं ग्रुप प्रॉफिट से, जबकि इनडायरेक्ट प्रॉफिट they are not deducted from the gross profit. एक्चुअली मुदारबा में जो मामला होता है, मुदारबा में एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट से। यानी इसमें जो है मुदारबा में ये इनफैक्ट शरिया का मामला यही है, इसमें जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट के लेवल पे प्रॉफिट शेयरिंग होती है, नेट के बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो रही थी। इस्लामिक बैंक्स का बारे में जो एक बहुत बड़ा प्रीकंसीव नोशन है, जिसकी वजह से इनफैक्ट लोग बहुत इतराज भी उठाते हैं, वो इतराज ये होता है कि बेसिकली इस्लामिक बैंक्स में लॉस क्यों नहीं होता। तो आप उसकी एक फैक्टर, उसका जवाब ये भी है कि ग्रॉस लेवल पे, क्योंकि मुदारबा में जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो ग्रॉस लेवल पे हो रही होती है, तो ग्रॉस लेवल पे तो प्रॉफिट एक्चुअली बहुत ही कोई अजीब किस्म का बिजनेस होगा जो लॉस में होगा। यानी अगर आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी देख लें ना, तो सेल्स ग्रॉस लेवल क्या होता है? ग्रॉस लेवल होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द ग्रॉस लेवल। तो उस पे तो ऑब्वियसली उस लेवल पे आप लॉस तो जब अगर आप कर रहे हो तो इट मींस कि आपका शटडाउन, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में शटडाउन पॉइंट हो गया। तो शटडाउन पॉइंट है आपका, यानी आप तो फिर इसका मतलब अपने वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे, फिक्स कॉस्ट तो दूर की बात है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं हो रहे, तो फिर तो आपका बिजनेस का शटडाउन पॉइंट है। तो इन दैट केस ऑब्वियसली बैंक्स जो है का बिजनेस इस तरह से होता है क्योंकि एक्चुअली पूल बहुत बड़ा होता है, तो इन दैट केस वो एक्सपेंस जो है वो जो उसके लॉसेस होते हैं वो कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद अलावा ये फैक्टर भी है कि आपके रेगुलेटर भी है, तो रेगुलेटर ने भी आप पे पाबंदियां बहुत लगाई होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे जो एक्सपेंसेस जिसकी वजह से आप लॉस में जाते हो वो आप एट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते रब्बुल माल के ऊपर। मिसाल के तौर पर सैलरी है, आप बैंक के प्रेसिडेंट हो या बैंक के पीएन हो, इन दोनों की सैलरी जो है इट इज बॉन्ड बाय द मुदारिब। यानी बैंक जो है बीइंग मुदारिब इनकी सैलरी बेयर करता है, इट्स नॉट बॉन्ड बाय द रब्बुल माल। तो जब रब्बुल माल बेयर ही नहीं कर रहा तो इन दैट केस सबसे वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट तो यही होता है, तो वो इन दैट केस पर आप लॉस में कैसे जाओगे। इसी तरह से उसकी जो अगर और भी बहुत सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक आपकी यानी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, और आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस हो गए, आप यूटिलिटी एक्सपेंसेस बैंक के, और इसी तरह से ब्रांच के जो मुख्तलिफ खर्चे होते हैं वो सारे बैंक के, वो इन दैट केस मुदारिब जो है या इस्लामिक बैंक अपने पल्ले से देता है, इट्स नॉट बॉन्ड बाय द रब्बुल माल। क्योंकि उसकी वजह ये कि भाई उसने ये तो नहीं कहा ना, मिसाल के तौर पे इसमें मैंने, जब मुझे याद है कि जब मैं शुरू में इस्लामिक बैंक में आया था तो मैंने उसमें ये सवाल उठाया था कि व्हाई इज दिस द केस।
तो उसमें उन्होंने ये जवाब ये देता कि भाई आपको मुदारिब जो रबुल माल है उसने ये तो नहीं कहा ना कि आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को गाड़ियां दो, उसने तो नहीं बोला। वो तो बेसिकली उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो तो इन दैट केस ये एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है विच इज attributable to the मुदारबा। तो इसलिए इट कैन नॉट बी बॉन्ड बाय द इट कैन नॉट बी बॉन्ड बाय द रबल माल, ये आप उसके ऊपर लोड कर ही नहीं सकते शरन। तो अब ये मेजर एक्सपेंसेस तो भाइयों यही होते हैं ना। इसी तरह से इनफैक्ट अगर आपके जो चैरिटी के अगर आप मामलात होते हैं ना, तो चैरिटी के भी मामलात अगर आप देखो तो अगर स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर इसमें बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन चैरिटी में जाती हैं वो क्यों होती है कि शरिया की कंडीशंस जो है आपने पूरी नहीं की होती। तो शरिया की कंडीशंस जब पूरी नहीं की होती तो और या इस कोई आप लॉ ऑफ द लैंड को ऑब्जर्व नहीं करते, मिसाल के तौर पे अगर आप केवाईसी के मामला आते हैं तो इन दैट केस वो सारे एक्सपेंसेस जो है जो हिट करते हैं प्रॉफिट को, वो सारे के सारे मुदार यानी मुदारिब बेयर करता है या इस्लामिक बैंक बेयर करता है। दे आर नॉट बॉर्न बाय द रबुल माल, क्योंकि सेंट्रल बैंक के नजदीक और इवन शरिया के नजदीक वो बेसिकली नेग्लिजेंस ऑफ द मुदारिब होती है। तो जब जो नेग्लिजेंस ऑफ मुदारिब है या ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑफ मुदारिब कह लें उसे, तो वो आप रब्बुल माल बेचारे का क्या कसूर है, उसने उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो इट कैन नॉट बी बॉन्ड बाय, वो फिर उसके लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी गलती है वो बेयर करेगा। और लेकिन उसके बावजूद अगर मिसाल के तौर पे एक असूल के तौर पे बता रहा हूँ इसमें कि अगर उसके बावजूद भी अगर फिर भी लॉस होता है तो इन दैट केस फिर दैट लॉस विल बी, यानी एक बफर्ज महल बात मैं कर रहा हूँ कि अगर इन दैट केस होता है तो दैट विल बी बॉन्ड बाय द रबुल माल, ऑब्वियसली अगर कोई मुदारिब की नेग्लिजेंस ना हो तो। अच्छा, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट थी, 1 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक ऐसा करते हैं 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं। 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं प्लीज। सवा 3 तक आप ज्वाइन कर लें। तो 29 मिनट को लग जाएंगे सर, वैसे हम एक खिदमत को ना बुला लें तो 30 मिनट का अभी क्या टाइम है सर? सवा 3 तक कर रहे हैं।
चित्र को यार जरा लो, इससे भी कर लो। नहीं यार, इसलिए मुझे तशवीश हो रही। मैं करता हूँ, मेरे पास है ना। तो मुझसे दोनों से करके देखो। अच्छा हाँ ठीक है, आ जाओ वापस। अरसान, लेट्स रीस्टार्ट। लोगों ने रिज्वाइन कर लिया? चले ठीक है, तो आगे से फिर वहीं से जैसे सिलसिला मुनक़ता हुआ था बस स्टार्ट करें। कोई ऑडियंस में से जवाब दे देगा प्लीज? जी जी सर, बिल्कुल स्टार्ट जी सर, जी सर स्टार्ट करें। यस सर स्टार्ट करें। माजरत जी सर, यार, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। एक इशू हो गया था इसके, एक जरा हाँ अर्जेंट था इशू। माजरत आप लोगों से के बीच में सिलसिला जरा मुनक़ता हो गया था। अच्छा अगली स्लाइड पे नहीं चलते कोई हैं। बात नहीं सर। हम टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा पे थे ना, बेसिकली हम टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा की बात कर रहे थे। हमने बात ये की थी कि मुदारबा कैसे टर्मिनेट होता है। तो हमने ये बात की थी कि एक असूल के तौर पे इट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, और लेकिन अगर मुतय्यन मुद्दत है तो जो है फिर उसमें अगर यानी मुद्दत का तयन किया गया है कि यार 1 साल के लिए मुदारबा होगा, 2 साल के लिए होगा, वट एवर द पीरियड इज, इन दैट केस फिर उसे उस चीज को ऑब्जर्व करना जरूरी है। और इसकी लिक्विडेशन ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आप एसेट्स बेच के ही उसकी फिर लिक्विडेशन करें। इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन भी की इजाजत है। और डायरेक्ट वंस अगेन ये वाली बात होती है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम डिडक्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं डिडक्ट किए जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है, अच्छा इसमें आगे चला जाए। जैसे अच्छा उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन से जैसे एक्सपेंसेस हम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर गाड़ियां हैं, गाड़ियों का तकाफुल कराना या इसका रिस्क का मिटिगेट करना लाजमी है, क्योंकि आपका जो औलियुल अमर है या आपका यानी सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने आप पे कंडीशन लगाई है कि रिस्क आप मिटिगेशन करेंगे। यानी गाड़ी होगी तो उस गाड़ी की ऑब्वियसली उस गाड़ी की इंश्योरेंस कराई जाएगी। इंश्योरेंस इस्लामिक वे में तकाफुल कराई जाएगी, तो दैट हैज टू बी डन। लेकिन अगर कोई बैंक नहीं कराता, ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अगर कोई बैंक नहीं कराता और इन दैट केस लॉस आता है, तो ये वाला जो जो है ना, मतलब ये अगर उसको आप लॉस जो आएगा वो क्योंकि नेग्लिजेंस है तो इट विल बी बॉन्ड बाय द मुदारिब, नॉट बाय द रबुल माल। लेकिन अगर लॉस नहीं आता और आपने इंश्योरेंस सबकी वैसे ही कराते हो, तो उस इंश्योरेंस की एक्सपेंस को या कॉस्ट को आप डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हो। इट कैन बी, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द मुदारबा है, इससे इनकम जनरेट हो रही है, तो दिस कैन बी। इसी तरह से ही है और मामलात में भी हो सकता है, किसी और, सिर्फ ये गाड़ियों का मामला नहीं है, आगे और चीजों में भी हो सकती है। अच्छा बैंक जो है बेसिकली अपनी फंड यूटिलाइजेशन की बात हो रही है कि इसमें पूल्स की बात हो रही है कि पूल्स बनाता है बैंक। बेसिकली 2 तरह के पूल्स, वेरियस टाइप के पूल्स होते हैं, जो हम उसे कहते हैं जनरल पूल, और दूसरा होता है स्पेशल पूल होता है। अभी हम जनरल पूल पे पहले बात करते हैं कि फंड जो एलोकेट जो होते हैं उन्हें डिपॉजिट पूल पे डिपॉजिट पूल क्रिएट किया जाता है, और ये प्रोवाइड की जाती है, यानी एक साइड से आपने डिपॉजिट, यानी इसके दोनों लाइबिलिटी और एसेट साइड दोनों होती है। तो इसमें एक तरफ आपने फंड्स डिपॉजिट किया मिस्टर सो एंड सो से, ये यानी जैसे जुनेद साहब है, जुनेद साहब जो है, जुनेद साहब से फंड लिया गया और उसके बाद आगे किसी को या तो गाड़ी दी गई, या बेसिकली इजारा पे गाड़ी दे दी गई, या कोई मुराबा का मामला कर दिया गया, या इस्तिस्ना का मामला किया गया, या सलाम या तिजारा या इजारा या डीएम, इस तरह से आगे आपने उसको एलोकेट कर दिया, तो वो उसकी एक एसेट साइड भी होगी उस पूल की। ठीक है, और ये बेसिकली इसमें एक ओवरऑल जो पूल होता है उसको जनरल पूल कहलाता है, जिसमें और इसके अलावा जिसमें मेजॉरिटी आपके डिपॉजिटर्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक स्पेशल पूल भी क्रिएट किया जा सकता है, जो कि स्पेशल पूल जो है स्पेशल पर्पस के लिए होता है। जैसे अगर किसी को रिक्वायरमेंट किसी ने बैंक को आके दी कि हमें जो है ना प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं चाहिए,
तो इन दैट केस फिर आपको कोशिश ये करनी होगी कि उसे ज्यादा मुनाफा चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी को ये है कि उसे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10% नहीं चाहिए, उसे 10% तो खैर कहाँ होता है यार भाई, चले 7% नहीं, 6% नहीं चाहिए, आप वो चाह रहे हैं उसे 8% या 8-8.5% प्रॉफिट हो। तो इन दैट केस आपको हाई अर्निंग एसेट्स में, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा जिनकी यील्ड ज्यादा हो। तो उसमें फिर आपने देखना होगा कि आपके पास कौन कौन से ऐसे एसेट्स अवेलेबल है जिसमें आप प्लेस कर सकते हो। और इसकी जो है ना, मिसाल के तौर पे हम बाकी बहुत सारी जगहों में देखते हैं, हम एज इदारा अभी हम देखते हैं, जैसे IBA-SIF है, तो हम अपने फंड्स प्लेस करते हैं इस्लामिक बैंक्स में। तो उसमें बाज़-औक़ात हमें बाज़ बैंक्स जो है, हम ऑब्वियसली जो इस्लामी बैंक सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड रेट देता है, वो ऑफर करता है, उसमें हम प्लेस करते हैं। लेकिन ये कि उसमें फिर बाज़-औक़ात ये होता है कि अगर हम ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन लेवल हो, तो फिर वो बताते हैं कि हमारे पास इस वक्त एसेट्स ऐसे हमारे पास टैग्ड ही नहीं है, तो हम नहीं अवेलेबल कर सकते। तो हमें ऐसा हुआ है, हमने खुद इस चीज को फेस किया, और आप तो इसके ब्रांच मैनेजर्स हो, तो आप लोग तो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि बाज़-औक़ात आप आगे कस्टमर को इसलिए आप नहीं ऑफर कर सकते क्योंकि आगे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ही नहीं होते कि जिसकी बेसिस पे आप उसको पैसा दे सको। क्योंकि आगे जाहिर बात है कहीं से अर्न करोगे, किसी जगह आपका इजारा सुकूक होगा या कोई और गवर्नमेंट का किसी सुकूक में प्लेसमेंट होगी, या किसी बाज़ औक़ात कंज्यूमर एसेट्स के साथ टैगिंग होगी। कंज्यूमर एसेट्स क्योंकि हाई अर्निंग एसेट्स होते हैं, तो उसकी बेसिस पे जो इनकम आएगी वही आप आगे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकोगे। अगले स्लाइड पे चलिएगा अरसान भाई। ठीक है, द 4 थिंग्स टू रिमेंबर कि बीइंग अ अच्छा, इसमें बेसिकली ना ट्रेड एंगल से बात की जा रही है कि बीइंग अ ट्रेडर वी नीड टू डिस्क्लोज 4 थिंग्स टू कस्टमर्स बेसिकली, कि टाइप ऑफ कंट्रैक्ट क्या है। ऑब्वियसली इस केस में तो हम जो बात करें वो मुदारबा के तनाजुर में बात करें, उस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो वी विल डिस्क्लोज टू देम द टाइप ऑफ कंट्रैक्ट which will be disclosed, आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के थ्रू ही डिस्क्लोज हो जाता है। बाकी फिर ये कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मुदारिब एंड रबुल माल क्या होगा, कि ये आपको बताना उसे जरूरी है कि एब रेशो शुरू में ही क्या, किस रेशो से आपस में प्रॉफिट शेयरिंग होगी। फिर इसी तरह से आपको ये बताना जरूरी है कि वेटेजेस क्या साइन होगी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट फीचर, और प्रॉफिट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पूल वर्किंग। यानी टाइप ऑफ कंट्रैक्ट मुदारबा हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो मुदारिब और रबुल माल के दरमियान होता है। अच्छा, वेटेजेस जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग का मैकेनिज्म है अमंग्स द रबुल माल। एक मुदारिब और रबुल माल का रिलेशनशिप है, यानी एक MCB इस्लामिक का और उसके डिपॉजिटर्स का मामला हो गया, जिसमें MCB इस्लामिक जो है वो मुदारिब या फंड मैनेजर हो गया और डिपॉजिटर रबुल माल हो गया। तो इनके दरमियान एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि आप जिसे डिस्क्लोज करते हो, जिसको डिस्क्लोज करने के पाबंद हो एज पर स्टेट बैंक के रिक्वायरमेंट्स। दूसरी वाला मामला जो है वो एक वेटेजेस है। वेटेजेस जो है ये आपके लाखों माशाल्लाह डिपॉजिटर्स हैं, तो आपस में डिपॉजिटर के दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, क्योंकि उनके दरमियान आपस में अगर देखें, क्योंकि एक मामला उनके दरमियान ही आ रहा है और उनके दरमियान जो आपस में मामला है वो शिरकत का मामला है। तो यानी वो शरीक है एक्चुअली, क्योंकि सबने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वो खुद डिपॉजिटर है। तो उसमें हसीब साहब ने भी इन्वेस्ट किया है, अरसान मलिक साहब ने भी किया है, ज़िया खालिद ने भी किया है, उमर शबीर साहब ने भी किया है। तो ये चारों डिपॉजिटर हैं। अब इनके दरमियान, इन 4 डिपॉजिटर के दरमियान जो है क्या मामला होगा, तो इन चारों को वेटेजेस असाइन होगी, इन जिसकी बेसिस पे इनके दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग होगी, और ये वेटेज और इनके दरमियान जो मामला होगा वो शिरकत का मामला होगा। तो इसलिए जो बाजू का पास फुक़हा-ए-किराम के नजदीक जो हम मामला करते हैं, इट्स नॉट यानी मुदारबा तो है, लेकिन एक्चुअली इसे हम मुदारबतुल शिरका क्या भी क्या कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक सिर्फ मामला नहीं है, एक से ज्यादा मामला आता है। लेकिन एक की राय आपसे शेयर कर रहा हूँ, वैसे मेजोरिटी के बारे में यही कहते हैं कि इसको आप सिंपली मुदारबा ही करो, मुदारबा ही कहो, क्योंकि वरना हम कहीं में कस्टमर की अगर आप ये बातें बताओगे ना, तो कस्टमर को चीजें समझ नहीं आएगी, उसकी इतनी नॉलेज इन चीजों में नहीं होती। अच्छा, फिर इसी तरह से प्रॉफिट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पूल वर्किंग, वो भी उसके साथ शेयर करने की जरूरत है। आगे चलेंगे। अच्छा, एक जो है
सवाल आप लोगों से पूछना था, कोई भी हाथ रेस करके जवाब दे दे। ये बताइएगा कि बैंक जो है उसका मंथली, उसका साइकिल क्या होता है प्रॉफिट का। जुनेद साहब आप जवाब देंगे? साहबजादा जुनेद साहब, आवाज आ रही है? फरसान, फरसान आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, मुझे तो आ रही है आवाज। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि कोई भी आप में से पार्टिसिपेंट जवाब दे दे कि जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सिग्नल ब्रेक हो रहा है सर, आवाज मेरी जो है ना, हाँ यार, आज असल में प्रॉब्लम हो वो रहा है। असल में हजरत अली की यौम शहादत है ना, तो असल में हमारे भी प्रॉब्लम हुई है कि आईबी में ना वो यहाँ फोन वोन की सिग्नल्स का इशू हो रहा है सबका चीजें, तो वो ये कनेक्शन का मसला है, आवाजें ब्रेक हो रही है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन इस वक्त मसला हुआ है सिग्नल्स का और चीजों का। हाँ, तो जनाब आपसे ये पूछा था कि ये मंथ जो साइकिल होता है वो, खैर ये बहुत ही आसान सवाल है यार, मैं सिर्फ ऐसी आप एंगेज करने के लिए आप लोगों से सवाल पूछा था कि ये बताइएगा साइकिल क्या होता है प्रॉफिट का। मंथली होता है ना सर? जी जी बिल्कुल 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 ऑब्वियसली। हाँ, बैंक इस्लामिक बैंक्स में ऑब्वियसली मंथली ही साइकिल होता है, क्योंकि बैंक कैलकुलेट्स द प्रॉफिट ऑफ द डिपॉजिट पूल, हर मंथ आप करते हो और एक्चुअल की बेसिस पे होते हो। ठीक है, बिल्कुल। असल में थोड़ा सा यार जुनेद साहब एंगेज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा मोनोलॉग हो रहा था, तो इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर, हाँ, जबरदस्त। इसलिए हम सुन रहे हैं अटेंटिव। जी जी जी। वो असल में आप प्रेजेंटेशन होती है ना, आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो तो आपको इतना चीजें नजर नहीं आ रही होती, तो आपको फिर ये होता है कि भाई बाकियों की तरफ से कहीं अपने बारे में भी जरूरी है ना, कि बहुत तेज तो नहीं जा रहे या बहुत स्लो तो नहीं जा रहे, तो इज एवरीथिंग फाइन, ये चीज जरूरी है ना मालूम करना। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो अच्छा, बेसिकली फिर हम ये बात कर रहे थे कि हाँ, इसका साइकिल ऑब्वियसली एवरी मंथ ही होता है, क्योंकि आप प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन आपकी कस्टमर की यही होती है, और ये एक्चुअली पूरी मार्केट की इनफैक्ट आपने ट्रेंड को या उर्फ को फॉलो करते हो। अच्छा, ग्रॉस इनकम जो है या रिटर्न ऑफ द इनकम, ये ट्रेड एक्टिविटीज ऑफ द पूल से जनरेट होती है, जैसे जिसमें हमने अभी बात भी की थी ना कि बेसिकली एक पूल से, जो कि यूजुअली तौर पे जनरल पूल होता है, लेकिन अगर डिपॉजिटर्स को यूजुअली जनरल पूल से ही रिटर्न मिलता है, उसको साथ जो आपने एक तरफ आपका पूल आ गया और उसमें आपने उसको आगे उस अमाउंट को आपने इन्वेस्ट कर दिया मुख्तलिफ हाइब्रिड एक्टिविटीज में, कहीं आपने इस्तिस्ना किया, कहीं तिजारा किया, कहीं आपने सलम किया, कहीं ये शॉर्ट टर्म रनिंग मुशारका किया, ये तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गई, और कुछ में आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की, यानी डीएम किया, इजारा किया। उन सारों का जो पूल होगा और जो रिटर्न होगा, उसकी बेसिस पे आप उसकी मंथली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो उसमें से जो भी मंथली रिटर्न आएगा जो अमाउंट का, अच्छा ग्रॉस, उसको फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज पर वेटेजेस। अच्छा, ग्रॉस इनकम ऑफ द पूल, जो कि नाउ एसबीपी's पूल मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैव नेम्ड दिस एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हाँ, ग्रॉस इनकम पहले इसका जो टर्म यूज करते थे हम, वो कहते थे ग्रॉस इनकम ऑफ द पूल। यहाँ बेसिकली वैसे तो किसी भी पूल की बात हो रही है, लेकिन ये यहाँ जो मैं स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो जनरल पूल की बात कर रहा हूँ, कि उस ग्रॉस इनकम ऑफ द पूल, अब उसका नाम स्टेट बैंक ने जो उसकी लेटेस्ट पूल मैनेजमेंट गाइडलाइंस है उसने उसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का नाम दे दिया है। ये उससे कहा है कि उसको मंथली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, और प्रॉफिट जो है कैलकुलेट होगा अगले महीने के 7 तारीख तक, यानी अगर ये अप्रैल का महीना ना, तो अप्रैल के महीने में का जो प्रॉफिट होगा वो 7 मई तक आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये आप पे कंडीशन स्टेट बैंक ने लगाई है, दैट हैज टू बी फॉलोड। तो अरसान भाई प्लीज अगली स्लाइड पे चलिए। अरसान भाई, हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा, द ग्रॉस इनकम या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि लेटेस्ट काम है एज पर स्टेट बैंक गाइडलाइंस ऑफ पूल मैनेजमेंट, इट विल बी शेयर्ड बिटवीन द बैंक एज मुदारिब एंड डिपॉजिटर्स रबुल माल इन अ प्री डिटरमिन्ड रेशियो ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड। ठीक है, सही है। जो भी ग्रॉस इनकम होगी
उसका जो कि यूजुअली जो भी ग्रॉस इनकम होगी उसको आप मुदारिब या डिपॉजिटर्स रब्बुल माल के दरमियान एक प्री डिटरमिन्ड रेशियो ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट के बेसिस पे शेयर कर लोगे, विच में भी अगर बहुत सारे बैंक से 50-50 होता है, बहुत सारों में डिपेंड करता है कि इट में भी एनी अदर रेशियो डिपेंड करता है। जैसे अगर पाक रुपी है तो पाक रुपी में बाजू का 50-50 रख रहे होते हो, लेकिन डॉलर में बाजू का रेट अमूमन गलत डिफरेंट होता है, इट्स नॉट 50-50, इट मे बी 80:20। यूरो है तो यूरो का अलग कर सकते हो। इसी तरह से मुख्तलिफ बाजू का बैंक्स इसको करेंसी डिनोमिनेशन से टाई कर लेते हैं, करेंसी डिनोमिनेशन के लिए अलग कर लेते हैं। पीकेआर में यूजुअली पहले एटलीस्ट 50-50 होता था, मुझे एग्जैक्टली एज ऑफ टुडे क्या रेट है। जैसे एमसीबी इस्लामिक में कोई मुझे बताएगा आजकल आपका क्या है पाक रुपी का? सर 50-50 है, 50-50 है ना? हाँ सही, यूजुअली 50-50 है। सही सही। अच्छा, this ratio of profit for bank and investment pool for depositors is announced at the beginning of the month and is available at the website of the bank or can be obtained from the bank upon request. तो ये जो प्रॉफिट, ये जो बैंक और इन्वेस्टमेंट पूल के दरमियान जो रेशियो प्रॉफिट है या पीएसआर जिसे कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये जो है सॉरी एक सेकंड है, मेरे ख्याल में ये इसकी बात हो रही है। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट फॉर bank and investment pool for depositors is announced at the beginning of the month and is available at the website of the bank and can be obtained from bank upon request. यानी बेसिकली दोनों की बात हो रही है, पीएसआर और वेटेजेस दोनों जो है ये जो है ये आपके महीने के शुरू में से अनाउंस करना जरूरी है और इसको अवेलेबल आप करोगे आपकी वेबसाइट पे, ये मेंशन होना चाहिए और आपके नोटिस बोर्ड पे, आपकी हर ब्रांच के नोटिस बोर्ड पे चस्पा होना चाहिए कि ये आपका पीएसआर है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन द मुदारिब एंड द रब्बुल माल, और ये आपका वेटेजेस है, ये आपके वेटेजेस हैं, वो ये दोनों नोटिस बोर्ड पे होना चाहिए। वरना बैंक्स में जो शरिया ऑडिट होता है वो शरिया ऑडिट आके इसको चेक करता है और अगर उन्हें नजर ना आए तो वो ऑब्वियसली इसको एक शरिया ऑडिट उनको अच्छी सी एक ऑब्जर्वेशन मिल जाती है। तो और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि इसमें ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके नोटिस बोर्ड पे पीएसआर और वेटेजेस डिस्प्लेड हो, बल्कि दे शुड बी लेजिबल एज वेल, कि नजर आए कस्टमर को, वरना वो उस फॉन्ट में ना हो जिस तरह इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हार्डली कुछ समझ नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है और यानी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो एटलीस्ट ये क्लियरली नजर आए कि 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और एमसीबी के इस्लामिक के डिपॉजिटर और रब्बुल माल के दरमियान और कौन सा वेटेज है और किस कैटेगरी के लिए क्या वेटेज असाइन हो क्लियरली नजर आना चाहिए। और इसी तरह से ऑब्वियसली इट हैज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट एज वेल इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आप इसके पास ये होना चाहिए। ठीक है, अगला अरसलान भाई अगले प्लीज स्लाइड पे चलेगा। ये एक उन्होंने खैर वही बताया है कि बैंक इस मुदारिब, ये खैर अगर 45% अगर होगा तो उसका 55 होगा। ठीक है, अगले पे चलेगा। ठीक, अच्छा, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट होल्डर्स। द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द customers account holders on the basis of predetermined weightages which are announced 3 days before the commencement of the month based on their respective category or tiers. सही, यानी हमने जैसे पहले बात की थी ना पीएसआर की, इसी तरह से वेटेजेस जो है बेसिकली वेटेजेस एक प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है जिसके जरिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग्स द रब्बुल माल और अमंग्स द डिपॉजिटर्स। तो ये जो है एक बात क्लियर है इसमें, वेटेजेस जो है ना, वेटेजेस हैज एवरीथिंग टू डू विद प्रॉफिट एंड इट हैज नथिंग टू डू विद लॉस। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है। अगर लॉस होगा तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कोई मुझे बताएगा? तौसीफ राशिद साहब, तौसीफ भाई आवाज आ रही है? अनम्यूट कर दिएगा इनको अरसान, तौसीफ भाई को। आई थिंक आवाज नहीं आ रही है। चले, कोई और जवाब देगा इसका? तमाम ब्रांच मैनेजर्स, आप लोगों को आवाज आ रही है ज़िया साहब की?
आवाज आ रही है? क्वेश्चन पे आवाज खत्म हो गई है सबकी। चले ऐसा करते हैं, सर अब्दुल एज पर वदूद साहब आप इन्वेस्टमेंट जवाब रेशियो देंगे? होती है। अब्दुल वदूद साहब आप जवाब दे सकते हैं? यार लोग अटेंटिव नहीं है। नहीं, ये साहबजादा जुनैद साहब आपको जवाब देना साहबजादा चाह रहे हैं। जुनैद साहब आप जवाब दे दीजिएगा। सर वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा था, वो इतनी देर से जो हम शो कर रहे थे। हाँ यार वो अच्छा आई एम सॉरी यार, अच्छा ये मसला नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका सवाल था कि वो जो लॉस जो है वो कैसे शेयर होगा। जी हम मेरे भाई वो हाँ जुनैद इन्वेस्टमेंट साहब, पूल में से ना सर। नहीं नहीं सवाल मेरा ये है कि हम ये बात कर रहे हैं ना कि जो वेटेजेस हैं वो एक निजाम है प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है? तो हम ये कह रहे जी हैं अगर जी। खुदा ना खास्ता लॉस हो गया तो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे मेरे भाई? क्या लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेटेजेस इस्तेमाल होंगे? सवाल ये है। लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Yes, वेटेज वालेकुम सर। जी पहले जुनैद भाई बता रहे थे ना। जी सर जी वो जी। इन्वेस्टमेंट की रेशो के हिसाब से जैसे वो जी नीचे कौन सा सॉरी? इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है ना सर, जी 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 इन्वेस्टमेंट जी की जो ये बात याद रखिएगा जुनैद भाई। आना देखिए पड़ेगा। जो जुनैद भाई ये बिल्कुल ऐसे ये तो दिमाग से चाहिए। बांध लें इसको ना बिल्कुल चाहिए मुझे। जहन नशीन कर लें इस असूल को कि लॉस जो है ना, लॉस चाहे मुशारका हो या शिरकत का मामला हो। आ नहीं सकता क्या कल मंडे को? हाँ जी, तो लॉस विल ऑलवेज बी बॉन्ड एज पर इन्वेस्टमेंट रेशो। लॉस हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशो से ये किसने बनाया था पहले? आप लोगों ने बनाया था? आपने बनाया था? जी सर मैं आपको ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर में ये भेज देता हूँ उसका प्राइस। आपकी आवाज आ रही है अरसान? समझ गया। ये कितना चौड़ा है? अरसान आपकी आवाज आ रही है, आप म्यूट करो। अरसान म्यूट करो आप, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, सॉरी यार वो अपॉलॉजी। हाँ तो ये बात प्लीज पिछली स्लाइड पे जाइएगा, ठीक है? हाँ पिछले अरसान पिछली स्लाइड पे जाइएगा, नहीं इससे पिछली पे। हाँ ये सही, तो इसी पे था ना। तो देखो ये बात हो रही थी कि लॉस का असूल हमेशा याद रखिएगा कि लॉस विल ऑलवेज बी बॉन्ड एज पर इन्वेस्टमेंट रेशो। जो भी इन्वेस्टमेंट है ना जिसकी, अगर एक पार्टी की 10,000 है, एक की 20,000 है, एक की 30,000 है, तो जितना उसका शेयर होगा उसी हिसाब से उसको लॉस मिलेगा। और उसकी वजह यह है, अच्छा जहां तक इसकी मुदारबा का ताल्लुक है, तो मुदारबा में तो एक्चुअली रब्बुल माल जो है ना वो वही इसी की इन्वेस्टमेंट होती है। मुदारिब की कोई इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, उसकी तो सिर्फ सर्विसेज होती है। तो इसमें अगर इसमें सारा का सारा लॉस विल बी बॉर्न बाय द रब्बुल माल एक्सेप्ट फॉर एक कंडीशन में। वो कंडीशन कोई मुझे बताएगा किस कंडीशन में लॉस विल बी बॉर्न बाय द रब्बुल माल? अब्दुल वदूद साहब आप बताएंगे? अरसलान जी सर, अनम्यूट कर दो इनको आप। खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं। सबके पास एक्सेस है, सब कर सकते हैं अनम्यूट। इनको मैंने सिक्योरिटी पे से हटा दिया है सबको, कोई भी। अच्छा ठीक है। अब्दुल वदूद साहब आप जवाब देंगे? सर मुदारिब। जी नहीं मैं सवाल ये, आप सवाल सुनिए अब्दुल वदूद साहब। अब्दुल वदूद भाई मेरा सवाल ये है कि जो है ना सवाल ये है कि किस, देखो मुदारबा में हमने पहले तो एक असूल तय कर लिया ना। असूल हमारा ये था कि लॉस जो है वो हमेशा एज पर इन्वेस्टमेंट रेशियो बेयर किया जाएगा। ये बात उसके, अच्छा ये शिरकत में भी होगा, ये मुदारबा में भी होगा। शिरकत में तो एक्चुअली दोनों पार्टी जो है वो इन्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन जो मुदारबा में है उसमें तो रब्बुल माल ही इन्वेस्ट करता है, तो रब्बुल माल ही बेयर करेगा, जहरी बात है, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहा है वही बेयर करेगा। लेकिन अगर किस कंडीशन में मुदारिब भी लॉस बेयर करेगा? एक कंडीशन होती है ना, एक वो कौन सी कंडीशन है? एक हमारी एक बहन ने तो लिख दिया उसका जवाब चैट में, नेग्लिजेंस।
फौजिया साहिबा ने बहुत वेरी गुड, फौजिया साहिबा आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया, इसका बिल्कुल नेग्लिजेंस है, ठीक है। वरना देखें आप उस एंगल से देखें ना, ये वरना फिर ज्यादती लगती है कि रब्बुल माल के साथ ना, कि अगर उसने मिसाल के तौर पे कुछ कंडीशंस लगाई हैं। शुरू में हमने हदीस पढ़ी थी ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत थी एक हदीस, जो कि उनकी रिवायत ये थी, बैकही की हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था कि उनके वालिद गिरामी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंडीशन लगाते थे कि अक्रॉस द सी, यानी समंदर के पार आप जो है वो हमारे बिजनेस गुड्स को आप नहीं ले जाओगे। जो यानी वो रब्बुल माल थे तो मुदारिब से कहते थे अक्रॉस द सी, यानी उस केस में एक्चुअली मक्का में तिजारत करते थे ना, या मक्का या मदीना में, तो बेसिकली सरजमीन हिजाज है, उसके अक्रॉस रेड सी है, जद्दा करीब है, अक्रॉस द सी रेड सी है। तो अक्रॉस द सी यानी वो एक्चुअली उसमें आपके जो एथोपिया का इलाका है या सोमालिया का इलाका है, जिसे पहले हबशा कहते थे, उन जगहों में भी तिजारत होती थी अरबों की, तभी इसलिए पहली हिजरत वहां हुई है उस जगह सरजमीन हबशा में। तो उस यानी आप उसको सरजमीन हिजाज में ही करोगे उसको, यू विल नॉट टेक दोज गुड्स अक्रॉस द रेड सी, बहीरे अहमर के पार नहीं ले जाओगे। इसी तरह से वो कुछ खास किस्म के एनिमल्स होते थे, उसमें वो कहते थे कि उसको सर्टन वैली में नहीं ले जाओगे जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाए, उसे वो नेग्लिजेंस काउंट करेंगे। इसी तरह की कुछ कंडीशंस लगती थी। अब मिसाल के तौर पे अगर आप, इसीलिए तो स्टेट बैंक ने कंडीशन भी लगाई है ना कि मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई गाड़ी जो है आपने इजारा पे दी है, और गाड़ी क्योंकि आप मालिक हो इजारा के में, तो इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल में फर्क ये होता है कि आप क्योंकि मालिक होते हैं तो यू हैव टू बेयर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर उस गाड़ी को कोई लॉस हो जाता है, जैसे खुदा न खास्ता, जैसे खासतौर पे मीजान के केस से मुझे मालूम है कि 2008 में जो बेनजीर की शहादत का वाकया हुआ था, उस वक्त पे बहुत बड़ी तादाद में सिंध में गाड़ियां जलाई गई थी ना, कोई 1100 गाड़ियां। उन गाड़ियों को जो इस्लामी बैंक्स में किया था, अगर उसमें उस वक्त तक लोग इतने क्लियर नहीं थे कि, और कुछ चीजों में पाबंदी उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने इसका इंश्योरेंस कवरेज नहीं कराया था। तो जहां इंश्योरेंस कवरेज नहीं कराया था, दे हैड टू बेयर द लॉस। तो वो फिर उनको हिट आई थी, क्योंकि बीइंग ये अरसान, आप प्लीज वापस जाइएगा, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उसमें जो, क्योंकि आप जिस चीज के मालिक होते हो, आप उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो इन दैट केस वो क्योंकि नेग्लिजेंस, ये उसके हिसाब से, स्टेट बैंक के हिसाब से भी, और आपके जो है स्टेट बैंक के भी, और शरिया के हिसाब से, आपका जो भी शरिया बोर्ड होगा, एमसी इस्लामिक बैंक भी हो या किसी का भी, तो शरिया बोर्ड के हिसाब से ये नेग्लिजेंस काउंट करेगी कि आपने गाड़ी की इंश्योरेंस क्यों नहीं कराई। आपने रिस्क को मिटिगेट करना है भाई, ऊंट को तो बांधना है आपने ऊंट को क्यों नहीं बांधा? आपने ऊंट को नहीं बांधा, तो इन दैट केस यू विल बेयर द बर्डन। अच्छा, एक सेकंड के लिए प्लीज होल्ड करिए। जी बताइए। It's start. Start.
आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज जवाब देंगे, आवाज आ रही है? जी जिया भाई आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा सही है, वेलकम सिद्धार्थ भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो तस्वीर भी क्लियर है? जी सब क्लियर है। चले ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, तो हम इस पे पॉइंट पे थे कि लॉस शेयरिंग जो होगी इन केस इट विल बी शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द पूल इन रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब जल्दी से कुछ चीजों को आगे शेयर करते हैं। हमारे जो आज हमने लाए थे स्पीकर साहब सिद्धार्थ रिजी साहब, वो भी आ गए। तो इसमें बस एक सेकंड जी, बेसिकली अच्छा, इसमें ये हमने पहले भी बात की थी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो है वो बेसिकली आपको अनाउंस करना होता है बिल्कुल शुरू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेटेजेस वगैरह मंथ के आप स्टार्ट में ही शेयर करते हो और उसको वेबसाइट पे और आपके नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जाता है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने जैसे ये बात भी पहले कर ली थी कि वेटेजेस जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म रब्बुल माल के दरमियान है और वेटेजेस जो है लॉस के शेयरिंग के लिए नहीं है। वो ऑब्वियसली इट विल बी बॉन्ड बाय द रब्बुल माल एज ओनली, क्योंकि जिसकी वो इसमें हदीस भी है अल खिरात बिदमान, इट मींस के यू कैन नॉट टेक द प्रॉफिट या बेनिफिट ऑफ समथिंग अनटिल अनलेस यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस हदीस से अखज़ करते हुए वो जो है इसमें बेसिकली आपके चाहे शिरकत का मामला हो चाहे मुदारबत का मामला हो, वो इन्वेस्टर ही उसका लॉस बेयर करता है और एज पर इन्वेस्टमेंट रेशियो करता है, और एक्सेप्ट फॉर द केस के ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला हो। ग्रॉस नेग्लिजेंस को शरीयत उसमें फिका की टर्म में तादी कहते हैं। इट बेसिकली उसे टू पुट इट सिंपली बेसिकली नेग्लिजेंस से आप इसे याद रखें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो पूल है वो ऑपरेट, जैसे पहले बात की गई थी कि मुशारका बेसिस पे होगी, मुशारका बेसिस पे ऑपरेट होता है और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट पूल में, जिनको वेटेजेस असाइन की जाती है इन वेरियस फैक्टर्स की बेसिस पे। यानी हम बात कर रहे हैं बेसिकली वेटेजेस की। वेटेजेस किस बेसिस पे, यानी जो आपके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बिटवीन रब्बुल माल है उसको डिराइव आप कैसे करते हो, वो उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद या तो इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है, यानी आपके लिए कोई एमसीबी इस्लामिक में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई या तो 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 3 महीने के लिए कर रहा है, कोई साल के लिए कर रहा है, कोई 5 साल के लिए कर रहा है। तो देखिए, जो ज्यादा अरसे के लिए आपका साथ दे रहा है उसका ऑब्वियसली हक ज्यादा बनता है। इसी तरह से प्रॉफिट पेमेंट ऑप्शन, किसी को प्रॉफिट चाहिए मंथली, किसी को क्वार्टरली चाहिए, किसी को 6 मंथली चाहिए, किसी को ईयरली चाहिए, किसी को एट मैच्योरिटी चाहिए। तो ये भी एक अलग, ये भी एक आपका वेटेज कितने ज्यादा होंगे उसके, उसमें उसका कितना वजन होगा, इसको एक क्राइटेरिया ये होता है। फिर अमाउंट का टीयर होता है, यानी कितना कोई आपके पास अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 1 करोड़ रुपए, एक कोई कर रहा है 10,000 रुपए, कोई कर रहा है 1 बिलियन रुपीस। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा होगा, इंसाफ का तकाजा भी है कि जो ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है उसका वेटेज ज्यादा हो। इसके अलावा मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन और मार्केट ट्रेंड भी होता है। यानी बेसिकली अगर मैनेजमेंट का डिसीजन है कि वो अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पे हज या उम्रे का कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उसको अगर वो चाह रहा है कि मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि फैसला है कि भाई उसको ज्यादा दिए। इसी तरह से अल्लाह करे ऐसा जल्द हो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई 65 ईयर्स एंड अबव के लिए अगर कोई जो है डिपॉजिट स्कीम अनाउंस की जा रही है तो उसका वेटेज ज्यादा रखा जा सकता है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए आप इस तरह का फैसला कर सकते हैं। फिर फॉलोइंग फैक्टर्स जो है ये बताया गया है कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म मुशारका पूल में की वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि एक अगर
अकाउंट होल्डर्स की तादाद ज्यादा हो, अकाउंट होल्डर्स जो है कंटिन्यूअली जो है ज्वाइन करते हैं या लीव करते हैं मुशारका पूल को, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर्स जो है वो उनकी तादाद भी जो है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इसलिए इसके लिए सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म जो है इस कंटिन्यूअल फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे और एंड प्रॉफिट रेशियोज ये इम्प्रैक्टिकल होगी। बैंक जो है, अच्छा खुद भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक सवाल ये है कि क्या बैंक इन्वेस्ट करता है खुद पूल में? तो बैंक कर सकता है, बैंक कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टमेंट पूल एज एन इन्वेस्टर इन एनी प्रोविजन एज मेंशन्ड इन अकाउंट ओपनिंग। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मेंशन होता है, इस कंडीशन को मेंशन कर देते हैं, लेकिन इनकम जो एलोकेशन होगी वो कोमिंगल्ड इनकम एलोकेशन, हाउएवर इनकम एलोकेशन जो है वो प्रोपोर्शन होगी कोमिंगल्ड फंड्स की विद द डिपॉजिटर फंड के साथ। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा तेजी से जाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास स्लाइड्स काफी हैं और हमारे साथ वो जो स्पीकर साहब हैं वो भी आ गए, सितवत रिजवी साहब। तो इसलिए इसको मैं बेसिकली, इसमें कई चीजें रिपीट हो रही हैं, उसी को हमने पहले बता दिया था, इसलिए इसको मैं तेजी से इन स्लाइड्स को आगे आपसे स्लाइड को शेयर कर लूंगा, फिर आगे एंड में FAQs वगैरह। अच्छा, मैं बजाय उसके कि FAQs ये वाले आपको पढ़ दूं, उससे कहीं अच्छा है कि मैं सितवत साहब से रिक्वेस्ट कर लूं। सितवत साहब, आप मेरे ख्याल में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। एनीवन प्लीज, आप सवाल बराह रास्त आप सितवत साहब से पूछ लें। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी सितवत साहब से कि वो इस सेशन के लिए आ जाए। आवाज आ रही है? जी जिया भाई, आई कैन हेल्प यू नाउ। जी जी, सितवत भाई, ओवर टू यू। अभी हमारे पास सैयद सितवत रिजवी साहब हैं जो कि दुबई इस्लामी बैंक के हेड ऑफ शरिया कंप्लायंस हैं और सेक्रेटरी टू शरिया बोर्ड भी हैं, और उससे पहले ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हेड भी रहे। इन्होंने माशाल्लाह एक बड़े सीजन्ड इस्लामिक बैंकर हैं, IBA के MBA भी हैं, उन अफराद में से जिनमें माशाल्लाह IBA फख्र करता है, और ACCA प्रैक्टिशनर भी रहे और माशाल्लाह बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। तो इन्हें से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी क्योंकि इनकी माशाल्लाह स्किल सेट्स की वजह से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि कुछ सवालात का जवाब मैं चाहता था कि सितवत साहब आप लोगों को एक्सप्लेन खुद करें। तो मैं इनसे इनकी मसरूफ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला है। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, और सितवत भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। और सवालात, ओवर टू यू, सेशन इज ओवर टू यू। अब आप। थैंक यू सो मच जिया भाई, आपका एज यूजुअल आप बहुत ज्यादा तारीफ कर देते हैं, बिल्कुल भी हमें लाइक नहीं है। एनीवेज, सो आई होप के तमाम पार्टिसिपेंट्स को साथ आपका जो सेशन है बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो वी आर हियर फॉर एनी क्वेरीज। किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज करे और हम उसको अनम्यूट करेंगे, ही और शी कैन रेज द क्वेश्चन। या फिर जिया भाई, इफ यू वांट कि मैं ये FAQs कवर करवा दूं या करा दो आप FAQs भी कवर करा दो, और बेसिकली हाँ खुद भी करा दो, और फिर उसके बाद सवाल अगर किसी को है तो ठीक है। तो कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं FAQs कवर करवा देता हूँ, फिर उसके बाद फर्दर कोई क्वेरीज होगी देन वी विल टेक इट। जी जी बिल्कुल, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कैन एन इस्लामिक बैंक गारंटी अ फिक्स्ड रेट टू इट्स डिपॉजिटर? सवाल, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। एक मिसकंसेप्शन भी है लोगों की जहनों में होती है कि अगर किसी भी चीज को हम फिक्स कर दें तो क्या वो चीज जो है वो गैर शरई हो जाएगी, नाजायज हो जाएगी, हराम हो जाएगी? तो उसका जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है, अगर आप किसी को अपना घर किराए पे दे रहे हैं, किसी को अपनी गाड़ी किराए पे दे रहे हैं, तो जब तक आप किराया फिक्स नहीं करेंगे वो किराए पे देना जायज नहीं है। ठीक है, तो वहां फिक्स करना जरूरी है। इसी तरह कोई चीज आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसमें जब तक आप सेल प्राइस को फिक्स नहीं करेंगे, प्रॉफिट को लॉक नहीं करेंगे उसके अंदर खरीदने या बेचने के दौरान, तो तब तक वो चीज जायज नहीं होगी। तो सेल करते हुए या कुछ किराए पे देते हुए हमें प्रॉफिट को या प्राइस को या रेंटल्स को फिक्स करना लाजमी होता है। हाँ, जहां पे बात कर रहे हैं हम डिपॉजिट की, या जहां पे हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की, जैसे मुशारका, मुदारबा, वकाला, उसके अंदर अगर आप पहले से प्री एग्री कर लें कि भाई मैं इतने पैसे लूंगा रिटर्न के तौर पे, या इतना कैपिटल की इतनी परसेंटेज लूंगा रिटर्न के तौर पे, तो ये नाजायज हो जाता है, ये हराम हो जाता है।
ठीक है, तो कहीं पे फिक्स करना जरूरी होता है, कहीं पे फिक्स करना हराम होता है, नाजायज होता है। तो डिपॉजिट साइड पे हम डिपॉजिट लेते हुए किसी भी कस्टमर को पहले से कम्युनिकेट नहीं कर सकते या ये लॉक नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें गारंटीड इतने % रिटर्न दूंगा तुम्हारे कैपिटल पे। हाँ, आप एक हिस्टोरिकल रेट बता सकते हैं उसको, आप पास में बता सकते हैं कि हमने पास में इस डिपॉजिट अकाउंट पे इतने पैसे दिए हैं, ये रेट दिया है। हाउएवर आप बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं होती। वेयरएज अगर आप कन्वेंशनल बैंक की मिसाल लें, कन्वेंशनल बैंक के अंदर जो डिपॉजिटर होता है उसके अंदर वो गारंटी करता है कन्वेंशनल बैंक उसको कि मैं तुम्हें इतना रिटर्न दूंगा, इतना इंटरेस्ट दूंगा। तो वहां पे गारंटी होती है, वहां पे जो है लायबिलिटी बन जाती है बैंक की, प्रॉफिट उतना इंटरेस्ट देना। वेयरएज इस्लामिक बैंक यहाँ पे लायबिलिटी नहीं होती, प्रॉफिट होगा तभी वो शेयर करेगा। और ऑब्वियसली हिस्टोरिकली प्रॉफिट हुआ होता है और इस्लामिक बैंक इस तरीके से पूल मैनेजमेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि जो उसका डिजायर्ड रेट है वो उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी पहला FAQ जिसका हमने जवाब दिया। नेक्स्ट उस पर मूव करें प्लीज, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। आर प्रॉफिट डेट टू डिपॉजिटर्स गारंटीड बाय अनाउंसिंग वेटेजेस? नहीं, वेटेज का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। वेटेजेस जो हैं वो तो ये बताती हैं कि एक डिपॉजिटर को दूसरे डिपॉजिटर पे कितनी तरजीह हासिल है। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक डिपॉजिटर है जो कि बैंक के पास 10 लाख रुपए रखवाता है और एक डिपॉजिटर है जो बैंक के पास 10 करोड़ रुपए रखवाता है। तो बैंक की नजर में ज्यादा अहमियत का हामिल कौन होगा? जो ज्यादा पैसे रखवा रहा है। इसी तरह एक कस्टमर है जो बैंक के पास 10 लाख रुपए 1 साल के लिए रखवा रहा है और एक कस्टमर है जो बैंक के पास 10 लाख रुपए 10 साल के लिए रखवा रहा है। तो जो ज्यादा अरसे के लिए रखवाएगा बैंक की नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा। इसी तरीके से एक ऐसा कस्टमर है जो प्रॉफिट जो है मेच्योरिटी पे लेगा, यानी कि 1 साल के बाद लेगा। एक ऐसा कस्टमर है जो बोल रहा है नहीं मुझे हर महीने प्रॉफिट दो। तो बैंक की नजर में कौन फायदेमंद होगा, कौन ज्यादा अच्छा कस्टमर होगा? जो 1 साल बाद मेच्योरिटी पे प्रॉफिट ले रहा है। तो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर्स को वेट करता है। यानी कि एक शख्स का, फराज फारूकी का 10 रुपया और गफरान अली का 10 रुपया बराबर नहीं है बैंक की नजर में। अगर गफरान अली साहब ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए 10 साल के लिए तो इनका 10 रुपए की अहमियत ज्यादा होगी और फराज फारूकी के 10 रुपए की अहमियत कम होगी क्योंकि उसने 1 साल के लिए खाली इन्वेस्ट किया है। तो ये तमाम चीजें वेटेजेस से मुतय्यन होती है और वेटेजेस के जरिए हम डिपॉजिटर के पैसे की वैल्यू को मुतय्यन करते हैं कि कौन सा डिपॉजिटर के पैसे की कितनी वैल्यू है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसको फिर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कीजिएगा। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड आई नहीं अभी जी। ये सवाल है कि इस्लामिक बैंक कन्वेंशनल बैंक के डिपॉजिट रेट्स एक जैसे क्यों लगते हैं? देखिए, एक जैसे लगना में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे बात समझाने की ये है कि जिस प्राइस पे आपको रूह अफ़ज़ा की बोतल मिल रही है, इसी प्राइस पे आपको कोई हराम ड्रिंक भी मिल सकती है। रेट सेम होना, प्राइस सेम होना डजंट मीन कि वो चीज़ नाजायज़ है। जैसे मैं मिसाल दूंगा, एक मुसलमान और एक हिंदू में किस चीज़ का फ़र्क होता है? देखने में तो आप दोनों एक जैसे लग सकते हैं आपको, उसकी भी वही 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, ठीक है? तो अपैरेंटली ये चीज़ नहीं होती कि शक्लन या अपफ्रंट या आप कह लें ओवरऑल जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नतीजा है या कंक्लूजन है, इनकी बुनियाद पे फैसला नहीं होता कि कोई चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, बल्कि जायज़ नाजायज़ का फैसला हो रहा होता है कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया है, क्या अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो बताता है कि ये काम जायज़ हुआ है या नाजायज़ हुआ है। ठीक है, तो अगर रेट सेम है एंड नतीजा सेम है, इट डजंट मीन कि कन्वेंशनल इज इक्विवेलेंट टू इस्लामिक या इस्लामिक इज इक्विवेलेंट टू कन्वेंशनल। जी नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। Where are the funds from deposit invested by the Islamic banks? इस्लामिक बैंक्स कहाँ पैसे लगाते हैं? इस्लामिक बैंक्स के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं पैसे लगाने के लिए। ठीक है, इस्लामिक बैंक जो हैं हम स्टार्ट करते हैं अगर कंज्यूमर साइड से, तो जो पैसा डिपॉजिटर से मिलता है, इस्लामिक बैंक वही पैसे से गाड़ियां खरीद के लोगों को किराए पे देते हैं। उन्हीं पैसों से इस्लामिक बैंक घर खरीद के लोगों को किराए पे देते हैं, चीजें खरीद के किस्तों पे बेचते हैं, या जो बिजनेसेस होते हैं, एसएमईज, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको उनकी जरूरियात के तहत खरीदो फरोख्त का मामला करते हैं, उनके साथ किराएदारी का मामला करते हैं उनके साथ, या उनके साथ मुशारका
करते हैं, सलम इस्तिस्ना करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे बैंकों के साथ मिलके मुशारका कर रहे होते हैं, वकाला कर रहे होते हैं। तो ये है मोड्स ऑफ फाइनेंसेस जहाँ पे इस्लामिक बैंक्स पैसे लगा रहा होता है, ठीक है। और यहाँ से जो रिटर्न्स आते हैं वो फिर शेयर करते हैं डिपॉजिटर्स से। अच्छा जी, आगे बढ़िएगा। कैन इस्लामिक बैंक ओपन अकाउंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल? अगर ऐसा इंडिविजुअल जिसकी सोर्स ऑफ इनकम हराम हो, उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे, बाकी सबका खोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट? इस्लामिक बैंक से करंट अकाउंट जो है कर्ज की बुनियाद पे होते हैं, या कन्वेंशनल बैंक का भी करंट अकाउंट जो होता है कर्ज की बुनियाद पे होता है। आप जो भी पैसा करंट अकाउंट में रखवाते हैं वो यानी कि कर्ज दिया आपने कस्टमर को, ठीक है, और बैंक को। नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, अमाना नहीं होता डिपॉजिट। अगर आपने करंट अकाउंट दिया है तो वो एज अ कर्ज के तौर पे ट्रीट होता है। अगर आपने सेविंग अकाउंट दिया है तो वो मुदारबा की बुनियाद पे होता है, ठीक है। अमानत की बुनियाद पे डिपॉजिट नहीं रखा जाता। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? देखिए, सवाल ये लॉस कब होगा? लॉस इस्लामिक बैंक को कब होगा? इस्लामिक बैंक को लॉस उस वक्त होगा जब इस्लामिक बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं, चाहे इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं जिनको बैंक ने ऑटो फाइनेंस, होम फाइनेंस दिया हुआ है, या वो कॉर्पोरेट एसएमई के कस्टमर्स हैं जिनके साथ बैंक ने मुराबा, मुशारका, मुदारबा, व्हाटएवर जो काम किए हुए हैं, वो सारे के सारे एक साथ जो है डिफॉल्ट कर जाएं, या मोर देन 50% जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, यानी कि दिवालिया निकल जाए मुल्क का। तमाम कस्टमर जिन्होंने बैंकों से पैसे लिए हुए हैं वो खा जाए पैसे, ठीक है, या मेजॉरिटी ऑफ देम खा जाएं। अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो फिर बैंक लॉस में आएगा, और बैंक जिस दिन लॉस में आएगा उस दिन जो है मुदारबा के जो कस्टमर्स हैं, हमारे आम डिपॉजिटर्स हैं, उनको प्रॉफिट के बजाय लॉस शेयर होगा। उनके प्रिंसिपल से भी अमाउंट कम हो जाएगी, बजाय के प्रॉफिट दें, जिसने 100 रुपए रखवाए हुए थे तो 80 रुपए में रह जाएंगे, ठीक है। ये मुमकिन है इस्लामिक बैंक में। आगे बढ़िए। What happen if customer redeem his share before maturity? If customer redeem his share before the time of his share and the assets are sold to the pool, ये बात बताई जा रही है कि ऐसा सिनेरियो जहाँ पे अर्ली इनकैशमेंट हो, आपने 1 साल के लिए बैंक के पास पैसा रखवाया था और आप 6 महीने में आ गए, यार मुझे पैसे की जल्दी जरूरत है, मैं इनकैश करवा रहा हूँ। तो जब आप इनकैश करवाएंगे, आपने 1 साल के लिए रखवाया था, तो बैंक ने सोचा था आपको अच्छा प्रॉफिट रेट देगा, मगर जब आप आ गए 6 महीने बाद ही लेने, बैंक बोलेगा फिर आपको कि नहीं भाई, मैं आपको फिर अच्छा प्रॉफिट रेट नहीं दूंगा, बल्कि आपके जो एसेट्स हैं वो आपसे कम रेट पे खरीदूंगा, कम दाम पे खरीदूंगा। तो जब आप बैंक में को पैसे लेंगे तो एक तरह से होता ही है कि आप अपने एसेट्स बैंक के पूल को बेच के जाते हैं, तो बैंक आपसे वो आपके एसेट्स कम पैसों पे खरीदेगा, तो आपको इवेंचुअली कम रिटर्न मिल रहा होगा। कि अगर आपने वादा खिलाफी की है, जल्दी आप छोड़ के जाते हैं, तो इसकी एक तरह से पेनल्टी लगती है, जो कि शरिया कंप्लाइंट वे में लगती है कि आपके एसेट्स सस्ते दामों खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को समझाने का मतलब ये है कि कोई अलग से पेनल्टी नहीं लग रही, अलबत्ता प्रोसीजर है उसके पीछे। कि आप आए थे, आपने कहा था मैं 1 साल तक पैसे रखूंगा, आपने कहा नहीं मैं 6 महीने बाद जा रहा हूँ, अब 6 महीने बाद आप जाएंगे तो अपने एसेट्स आप बेच के जाएंगे किसी को, तो अब जिसको बेचेंगे वो सस्ते दाम खरीदता, ठीक है। आगे मूव कीजिएगा प्लीज। यूजुअली क्या परसेंटेज ऑफर शेयर होती है? यूजुअली 50-50% रेशियो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का बिटवीन रब्बुल माल मुदारिब, जिसके अंदर रब्बुल माल में कस्टमर्स होते हैं, मुदारिब बैंक होता है। जो भी प्रॉफिट आता है ग्रॉस लेवल पे वो दोनों पार्टीज 50% शेयर करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, यहाँ पे जो सवालात हैं मेनली उनका सिलसिला खत्म हुआ। अब मैं ऑडियंस की तरफ मूव करूंगा कि अगर कोई सवाल करना चाहे तो अपना हैंड रेज करे और अपना सवाल पुट अप कर सकता है वो, या लिख के करना चाहे तो लिख के भी सवाल कर सकता है। किसी का कोई सवाल हो पूरे सेशन से मुताल्लिक तो प्लीज हम हाजिर हैं। एनीवन? नहीं, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। अरसलान, आर यू विद मी? अच्छा, शहबाज जुनैद साहब का सवाल आया, इनको अनम्यूट किया जाए भाई, साहबजादा जुनैद साहब का। जी साहबजादा, फरमाइए जुनैद साहब।
अच्छा सर, सूरत हाल ये है कि अभी आपने बताया कि जो इस्लामिक बैंक इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सिर्फ ये आपने बताया कि वो ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, घर लेके दे देते हैं लोगों को किराए पे, तो इससे तो मेरा नहीं ख्याल कि बैंक चल रहा होगा। और इतनी गाड़ियां तो बिक भी नहीं रही ना, इतने घर हो रहे हैं। सही इन्वेस्टमेंट इस्लामिक बैंक कहाँ करता है और कौन कौन से वेन्यूज में करता है? क्योंकि ये अक्सर हमसे कस्टमर सवाल करते हैं कि भाई इस्लामिक तो आपने कर लिया है, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रही है, मेरे जी पैसे का जी सही मसरफ कहाँ पे हो रहा है। तो हम उसको ठीक ये बताते जरूर हैं कस्टमर को कि आपका जो पैसा है विदाउट एनी शरिया के अप्रूवल के बगैर बैंक इन्वेस्ट कहीं नहीं करता, लेकिन अब वो कौन सी जगहों पे कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल जी ठीक है जुबैर साहब। मैं आपने शायद मेरी बात तफसील से पूरी सुनी नहीं थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। आप खुद जो है वो बैंक से ताल्लुक है आपका, किसी बैंक में होते हैं, ब्रांच में होते हैं, बैंक के डिपार्टमेंट्स का है आपको आइडिया? एमसीबी इस्लामिक के ये ब्रांच मैनेजर हैं जी। अच्छा, वेरी गुड। जी, तो देखिए आप सबको बैंकिंग का तो आइडिया तो होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने मिसाल जो है वो गाड़ी की, घर की इस वजह से दी कि वो लोगों के लिए आसान होती है समझना, ठीक है। होता ये है कंज्यूमर बैंकिंग डिपार्टमेंट। कंज्यूमर बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर कंज्यूमर एसेट्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें होम फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस, ड्यूरेबल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस ये आते हैं। ये मैंने मिसाल इसकी दी थी, ठीक है। ये तो ओवरऑल बैंकिंग के साइज का ओवरऑल डिपॉजिट के मुकाबले में हार्डली 20-30% होता है, इससे ज्यादा होता भी नहीं, ठीक है। असल बैंक कहाँ इन्वेस्ट कर रहा होता है? असल बैंक का जो एडीआर एसेट डेट रेशियो बन रहा होता है वो लग रहा होता है कॉर्पोरेट के एसेट्स में, एसएमई के एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एसेट्स में, आपकी जो आपने गवर्नमेंट सुकूक परचेज किए हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फर्दर कॉर्पोरेट की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट में या एसएमई में हम पैसे कैसे लगाते हैं? मुख्तलिफ बिजनेसेस को देते हैं, जैसे मैंने बताया, किसी के साथ खरीदो फरोख्त वाला मामला करेंगे, मुराबा करेंगे, इस्तिस्ना करेंगे, सलम करेंगे, या किसी के साथ घर उसको कोई प्लांट लगाना है तो उसे प्लांट या मशीनरी खरीद के किराए पे दे देंगे। किसी को व्हीकल्स चाहिए अपनी फ्लीट फाइनेंसिंग के लिए, वो व्हीकल्स बहुत सारी खरीद के उसको किराए पे दे दी जाएंगी। या किसी के साथ मुशारका करना है, उसके बिजनेस में पैसे लगाने, मिलके बिजनेस करना है, जो पीएनएल बने उसमें प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, ये काम भी होता है कॉर्पोरेट एसएमई के साथ, ठीक है। तो ये मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जिनके जरिए हम कॉर्पोरेट और एसएमई के साथ काम करते हैं। कंज्यूमर बैंकिंग का मैंने आपको बता दिया। ट्रेजरी लेवल पे क्या हो जाता है, इंटर बैंक प्लेसमेंट हो रही होती है, आप दूसरे बैंकों, जब आपके पास सरप्लस फंड होते हैं तो आप दूसरे इस्लामिक बैंक में पैसे प्लेस करते हैं, उसके पूल्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने सुकूक में इन्वेस्ट किया होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सुकूक होते हैं, या किसी प्राइवेट जो है वो कंपनी के सुकूक हो सकता है। यूजुअली आपने फॉरेन करेंसी सुकूक में भी इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। तो ये मेजर मेन एवेन्यूज हैं जहाँ पे पैसे लग रहे होते हैं, और ये इजीली कोई भी इंसान बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आइडिया भी लगा सकता है। आप बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखें, उसमें एडवांसेस के या फाइनेंसिंग के पोर्शन में जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि बैंक्स ने किस किस प्रोडक्ट्स में कितने कितने पैसे फाइनेंस किए हैं, ठीक है। आई होप जयंत साहब आपका सवाल का जवाब क्लियर हो गया। कोई और सवाल? प्लीज क्लेरिफाई अबाउट टीडीआर एंड इस्लामिक बैंक, हाउ कैन वी ऑफर फिक्स रेट? देखिए टीडीआर में हम फिक्स रेट ऑफर नहीं करते, अलबत्ता फिक्स रेट का हम ये बताते हैं कि ये टेंटेटिवली हम इतने पैसे आपको दे देंगे। ऑफर फिक्स रेट का करने का मतलब ये होगा कि हम बोल रहे हैं कि हम लाजमी गारंटीड आपको इतना % प्रॉफिट देंगे। नहीं, ऐसा करना ही नहीं है कि कोई इस्लामिक बैंक की डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ये नहीं लिखा होता कि हम आपको 12% फिक्स रेट देंगे। हाँ, ये लिखा होता है कि हम आपको 12% प्रॉफिट देंगे, और ये बताने की बुनियाद ये है कि पास्ट पीरियड्स में हमने इसी के आसपास प्रॉफिट दिए, और एक्सपेक्टेड का वर्ड लिखा हुआ होता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट जो है वो 12% है, टेंटेटिव प्रॉफिट रेट 12% है, ठीक है। कहीं पे भी हम लॉक नहीं करते हैं कि लाजमी बैंक इतना देने का पाबंद होगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आया है फौजिया का, कैन यू ओपन अकाउंट ऑफ पीपल वर्किंग इन कन्वेंशनल बैंक्स as is in general view that they follow law of land, do not follow Sharia law. Halal haram income derived from business may be haram and they get salary from same income. देखिए आपका सवाल जो मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, आपका सवाल ये है कि क्या हम कन्वेंशनल बैंक्स के एम्प्लॉइज का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं किसी इस्लामिक बैंक में, ठीक है।
ये डिपेंड करेगा शरिया बोर्ड टू शरिया बोर्ड। इसका बेहतर जवाब जो है शरिया बोर्ड दे सकेंगे, बिकॉज ये एक बड़ा वैसा सवाल है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिसेस वेरी करती हैं डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग के हवाले से। कुछ बैंक्स हैं जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनी से अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कुछ बैंक्स हैं जो ओपन नहीं करते, कुछ बैंक्स हैं जो मीडिया हाउसेस के अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कुछ बैंक्स हैं जो मीडिया हाउसेस के अकाउंट ओपन नहीं करते। तो डिपेंड करता है शरिया बोर्ड के ऊपर कि वो अलाउ किस हद तक करता है। कुछ बैंक्स हैं जो सिंगर्स के, मीडिया पर्सन के अकाउंट खोल लेते हैं, कुछ बैंक से नहीं खोलते, ठीक है। बट मोर लेस मेजरली खुल जाता है अकाउंट। और मेरे ख्याल से एक ऐसा शख्स जो कि कन्वेंशनल बैंक में नौकरी कर रहा है, उसका इस्लामिक बैंक में अकाउंट खोलने का कोई रीजन नहीं बनता। उसका ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ होता है, वो अपनी सर्विसेज वहां ले रहा होता है, ठीक है। अगर कोई किसी खास वजह से वो आके खुलवाएगा कि उसे जो है वो इस्लामिक ऑटो फाइनेंस या होम फाइनेंस लेना है, तब खुल जाएगा मेरे ख्याल, ठीक है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि उसको नीड होती है, क्योंकि वो कन्वेंशनल बैंक में काम कर रहा है तो वो कन्वेंशनल बैंक में ही पैसे रखता है अपने। हाँ, कन्वेंशनल बैंक में नौकरी कर रहा है और इस्लामिक बैंक में टर्म डिपॉजिट खोलना चाहता है, तो ये फिर सवाल पुट फॉरवर्ड किया जाएगा शरिया बोर्ड के आगे, और इसमें देखा जाएगा कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है कन्वेंशनल बैंक के, और देखा जाएगा कि कहाँ गुंजाइश निकल सकती है या नहीं, ठीक है। इसका कोई एक हाँ या ना में जवाब नहीं। अच्छा, डज इंटरेस्ट रिबा इज रिलेटेड ओनली टू कंजम्पशन लोन और इट अप्लाइज टू कमर्शियल लोन? देखिए तौसीफ राशिद साहब, ये जो कंजम्पशन लोन और कमर्शियल लोन का कॉन्सेप्ट है ना, ये इंटायरली गलत कॉन्सेप्ट है। ये पुराने कन्वेंशनल बैंकर्स या वो लोग जिनको इस्लामिक फाइनेंस की सही समझ नहीं है, जिनको रिबा का सही अंदाजा नहीं है, वो ये बात करते हैं कि ये जो शरीयत में जो ममानियत आई है सूद की, वो ममानियत सिर्फ पर्सनल लोन्स में आई है, वेरएस कमर्शियल लोन या कोई ऐसा शख्स जो कि मुनाफा कमाने के लिए लोन ले रहा है, उसके अंदर रिबा की ममानियत नहीं है। इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड दे दूं। कुरान शरीफ में जहाँ पे सूद का जिक्र है, तकरीबन 4 सूरतों में 6 मकामात में जिक्र आया है सूद का, जहाँ ममानियत आई है। उसमें सूरह अल-बकरा में जहाँ जिक्र आया है, उसमें भी 3 आयत में आया मुख्तलिफ जगहों पे। तो उसमें जहाँ जिक्र आया है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने सूद को मना करने के बाद एक और आयत उसी के साथ एक लिंक करके बताई है, जिसका मफहूम ये है कि तुम जुल्म ना करो किसी पे और तुम पे भी जुल्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो लोग जो हैं उसको रिलेट करते हैं कि सूद इस वजह से हराम है क्योंकि इसकी वजह से जुल्म होता है, ठीक है। तो चूंकि पर्सनल फाइनेंस है, एक आम शख्स है जिसको पैसे की जरूरत है, वो आए बैंक से बोरो करने, ठीक है, और आप उसको जो है वो 100 रुपए दिए आपने और बदले में उससे आप 120 रुपए वापस ले रहे हैं, तो आप उस पर जुल्म कर रहे हो। वैसे ही नीडी है, आप उसके ऊपर और बोझ लगा रहे हैं, तो ये जुल्म है, ये गलत है, ये नाजायज है। और एक जो है कंपनी है, वो बैंक से लोन लेने आई है और उस लोन के जरिए वो मजीद प्रॉफिट कमाएगी, मजीद पैसे कमाएगी, तो उससे जो अगर आप बैंक ऊपर कुछ प्रॉफिट ले ले तो वो जुल्म करने वाली बात नहीं होती। देयरफॉर कमर्शियल लोन जो है वो चूंकि जुल्म नहीं होता उसमें, देयरफॉर वो जायज होता है। पर्सनल लोन में जुल्म होता है, इस वजह से वो नाजायज होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली गलत है, बिल्कुल भी इन लाइन नहीं है विद शरिया के। इंटरेस्ट की डेफिनेशन कोई कुछ कहना चाह रहा है? इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से किसी भी कर्ज के ऊपर किसी भी किस्म का नफा अगर दिया जा रहा हो, मिल रहा हो कर्ज देने वाले को, तो वो सूद होता है, ठीक है। इसमें कहीं पे ये चीज मेंशन नहीं है कि वो कमर्शियल लोन के लिए कर्ज हो या कंजम्पशन के लिए हो या कमर्शियल के लिए हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और जो लोग ये बात करते हैं, आप लोग को उनकी बातों में नहीं आना है। उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग शरिया को लेके या आप कह लें कि अहदीस को लेके मुनासिब नहीं होती। दैट इज वाई उस तरह की बात करते हैं। मगर आप जाके उलमा से मिलें, स्कॉलर से पूछें, तो वो आपको बताएंगे कि रिबा मना है। इनफैक्ट आप सूदी कर्जा किसी नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते, नॉन मुस्लिम्स के साथ भी इस तरह की ट्रांजेक्शन करना जायज नहीं, ठीक है। जबकि यहूदियों में वहाँ ये मुमकिन है, वहाँ वो लोग आपस में तो रिबा फ्री काम करते हैं, मगर उनके यहाँ इस चीज की इजाजत है कि जो नॉन यहूदी हैं उनको आप रिबा बेस्ड काम करेंगे, बट इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो चाहे वो नॉन मुस्लिम्स को लोन दे रहे हो आप, चाहे वो कमर्शियल लोन दे रहे हो आप, कंजम्पशन लोन दे रहे हो आप, किसी किस्म का लोन दे रहे हो, कर्ज पे किसी किस्म की मनफियत आप पहले से प्री एग्री करके कंडीशनल करके ले रहे हैं, तो नाजायज है, वो सूद है, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा डिटेल में इसका जवाब दे दिया आपको। और कोई सवाल किसी का नहीं है? सवाल, हमारा वक्त भी एंड हुआ जा रहा है यहाँ पे।
तो जिया भाई थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। माशाल्लाह अच्छा लगा मुझे, लोगों ने सवालात किए, इससे समझ में आया कि लोगों ने आपकी बात सुनी है और लोगों ने इंटरेस्ट लिया इस चीज पे। तो जज़ाकल्लाहु खैर एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सफद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया एज यूजुअल, और आपकी सपोर्ट का और आपकी तरफ से नॉलेज शेयर करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और पूरी क्लास के बिहाफ में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम। और बाकी सबसे भी ये कि अच्छा एक चीज है, अगली क्लास में ना हम स्टार्ट में एक मोस्ट प्रॉब्ली या तो स्टार्ट में एंड में क्विज रख लेंगे, ठीक है? जो आज की चीजों से ही होगा वो इसी से मुतालिक होगा डिपॉजिट। अभी हम आपसे ये प्रेजेंटेशन शेयर कर लेंगे, ग्रुप पर डाल देंगे, और इसको आप जरा देख लीजिएगा दोबारा, इससे सवालात लेंगे। तो आसानी होंगे यार, बेसिक कंसेप्ट होंगे। लेकिन एक सवाल मुझे सुन के जरा वो हुआ, पर थोड़ी परेशानी हुई, वो यही कि क्योंकि ये पिछली क्लास में भी पढ़ाया गया और पहली क्लास में भी बताया गया था, वो ये पर्सनल लोन वाला कंसेप्ट जो है कि असल में सूद तो सूद है भाई, वो चाहे पर्सनल लोन हो चाहे कमर्शियल लोन हो। तो ये तो क्योंकि पढ़ाया गया ना, इसका मतलब वो ठीक है, सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन अटेंटिव नहीं थे इसका मतलब पहली क्लास में, क्योंकि ये बात तो बहुत सराहत के साथ पहली 2 क्लासेस में बताई गई। चलो खैर कोई बात नहीं, सवाल पूछने से नॉलेज आती है। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह या तो शुरू में हम एक सरप्राइज टाइप का क्विज होगा, हमने आपको डे बता दिया अब, यानी नेक्स्ट फ्राइडे को। अब नेक्स्ट फ्राइडे को या तो क्लास के शुरू में होगा या बिल्कुल एंड में एक क्विज हो जाएगा आज की क्लास से ही, आज की क्लास से रिलेटेड ही, मुदारबा से मुतालिक, करंट अकाउंट से मुतालिक, वेटेजेस, इन सारे टॉपिक्स पे ट्रू एंड फॉल्स सिनेरियो का क्विज होगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।